आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगले 1.5 से 2 घंटे में हम साथ में एक यात्रा करेंगे। एक ऐसी यात्रा जो आपको आपके बेस्ट वर्जन तक ले जाएगी। और मैं ये वादा करता हूं कि ये कोई सामान्य मोटिवेशनल वीडियो नहीं है जहां बस अच्छी अच्छी बातें सुनकर आप खुश हो जाएं और कुछ ना करें। यह एक संपूर्ण सिस्टम है, एक ब्लूप्रिंट है जिसे मैंने 15 साल के रिसर्च और अनुभव से तैयार किया है। आइए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। 1942 से 1945 के बीच ऑशविट्ज नाम के उस भयानक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जहां लाखों लोगों की मौत हुई, वहां एक व्यक्ति था जिसका नाम था विक्टर फ्रैंकल। वह एक साइकियाट्रिस्ट था। उसने अपने परिवार को खो दिया, अपना सब कुछ खो दिया। हर दिन मौत का सामना था, भूख थी, यातना थी। लेकिन फ्रैंकल ने वहां एक चीज डिस्कवर की जो आज भी मानव मनोविज्ञान का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है। उसने पाया कि जो लोग जिंदा बचे वे वो नहीं थे जो शारीरिक रूप से सबसे मजबूत थे। वे वो थे जिनके पास जीने का एक कारण था, एक मीनिंग थी। फ्रैंकल ने लिखा कि अगर आपके पास क्यों है तो आप किसी भी कैसे को सहन कर सकते हैं। अब इसकी तुलना करिए आज के समय से। आज हमारे पास सब कुछ है, स्मार्टफोन, इंटरनेट, कंफर्ट, सिक्योरिटी। फिर भी डिप्रेशन, एंजाइटी और खालीपन का एहसास पहले से कहीं ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हमने मीनिंग खो दी है। हमने अपने बेस्ट सेल्फ का विजन खो दिया है। और यही वह समस्या है जिसे हम आज हल करने जा रहे हैं। आपका बेस्ट सेल्फ कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां आप एक दिन पहुंच जाएंगे और कह देंगे कि बस मैं अब पूर्ण हो गया। नहीं, आपका बेस्ट सेल्फ एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, रोजाना के छोटे छोटे डिसीजन का कंपाउंड इफेक्ट है। यह फिलॉसफी है, यह बायोलॉजी है, यह साइकोलॉजी है और यह प्रैक्टिकल एक्शन है। अगले 2 घंटे में हम 20 चैप्टर्स कवर करेंगे। हर चैप्टर में आपको मिलेगा गहरा रिसर्च, प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न साइंस का परफेक्ट मिश्रण। मैंने जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी है, मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस को बार बार पढ़ा है, रॉबर्ट ग्रीन के द 48 लॉज ऑन ऑफ पावर का अध्ययन किया है, कैल न्यूपोर्ट की डीप वर्क को अपनी जिंदगी में अप्लाई किया है। मैंने जॉर्डन पीटरसन, नवल रविकांत, एंड्रयू ह्यूबरमैन, जोको विलिंग जैसे लोगों से सीखा है। और सबसे महत्वपूर्ण, मैंने 15 साल तक हजारों लोगों के साथ काम किया है, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन देखी है। तो ये वीडियो सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये प्रूवन है। तो तैयार हो जाइए। अगले 2 घंटे अपने फोन को साइड में रखिए, नोटबुक तैयार रखिए और खुद को इस यात्रा के लिए पूरी तरह समर्पित कीजिए। क्योंकि अगर आप ईमानदारी से इस वीडियो को फॉलो करते हैं तो आज के बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो आप इस वीडियो को शुरू करने से पहले थे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, अपना नॉर्थ स्टार डिफाइन करें। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आपका बेस्ट सेल्फ है कौन? यह सवाल इतना सरल लगता है, लेकिन जब मैं लोगों से यह पूछता हूं तो अधिकतर लोग रुक जाते हैं। वे कहते हैं मुझे नहीं पता, या वे कहते हैं मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, खुश रहना चाहता हूं। लेकिन यह काफी नहीं है। यह बहुत ही वेग है, बहुत ही अस्पष्ट है। और जो चीज अस्पष्ट है वह कभी हासिल नहीं होती। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि आपको किसी चीज पर एम करना है, किसी दिशा में शूट करना है। अगर आप बिना लक्ष्य के जी रहे हैं तो आप एक जहाज की तरह हैं जो समुद्र में बिना नेविगेशन के भटक रहा है। आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, लेकिन जहां आप पहुंचना चाहते हैं वहां कभी नहीं पहुंचेंगे। तो आपका पहला काम है क्लैरिटी हासिल करना। और यह क्लैरिटी आती है डीप सेल्फ रिफ्लेक्शन से। विक्टर फ्रैंकल का लोगोथेरेपी एक कॉन्सेप्ट है,
जो कहता है कि मीनिंग हैप्पीनेस से पहले आती है। लोग सोचते हैं कि पहले मुझे खुश होना चाहिए, फिर मैं अपना पर्पस ढूंढूंगा। लेकिन यह उल्टा है। जब आपके पास एक स्पष्ट पर्पस है, एक मीनिंग है, तो हैप्पीनेस अपने आप आ जाती है। यहां तक कि सबसे कठिन समय में भी, जब फ्रैंकल ऑशविट्ज में था, उसे मीनिंग मिली। अपनी पत्नी की याद में, अपनी साइकोलॉजी के काम को दुनिया के साथ शेयर करने की चाह में। और यही उसे जिंदा रखा। नवल रविकांत, जो एक बहुत ही गहरे विचारक और एंटरप्रेन्योर है, वे कहते हैं कि आपका बेस्ट सेल्फ इंटरनल स्कोर कार्ड से चलता है, एक्सटर्नल से नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप अपनी सफलता को खुद डिफाइन करते हैं, समाज नहीं। आप अपनी खुशी को खुद मापते हैं, इंस्टाग्राम लाइक्स नहीं। बहुत सारे लोग दूसरों के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जी रहे हैं। वे वो करियर चुनते हैं जो उनके पेरेंट्स चाहते हैं। वे वो लाइफस्टाइल जीते हैं जो उनके फ्रेंड्स को इम्प्रेस करे। लेकिन ये कभी लास्टिंग फुलफिलमेंट नहीं देता। आपका बेस्ट सेल्फ तब बनता है जब आप ऑथेंटिकली अपनी वैल्यूज के हिसाब से जीते हैं। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज देना चाहता हूं, जिसे मैं फ्यूनरल टेस्ट कहता हूं। ये थोड़ा डार्क लग सकता है, लेकिन ये बेहद पावरफुल है। आपको इमेजिन करना है कि आप अपने खुद के फ्यूनरल में हैं। आपके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, कलीग्स सब इकट्ठे हैं। अब सोचिए, आप क्या चाहते हैं कि वे आपके बारे में क्या कहें? क्या वे कहेंगे कि आप एक अच्छे इंसान थे, एक प्यार करने वाले पेरेंट थे, एक ईमानदार प्रोफेशनल थे? या वे कहेंगे कि आप हमेशा बिजी रहते थे, पैसे के पीछे भागते रहे, अपने आप को कभी टाइम नहीं दिया? यह एक्सरसाइज आपको क्लैरिटी देती है, क्योंकि जब आप एंड से शुरू करते हैं, तो आप समझ जाते हैं कि रियली क्या मैटर करता है। स्टीफन कवी, जो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के ऑथर हैं, वे कहते हैं, बिगिन विद द एंड इन माइंड। पहले डिसाइड करो कि आखिर में क्या चाहिए, फिर उस दिशा में काम करो। साइंस भी इसे सपोर्ट करती है। एडविन लॉक और गैरी लैथम, जो गोल सेटिंग थ्योरी के पायनियर्स हैं, उन्होंने 40 साल की रिसर्च में पाया कि स्पेसिफिक और चैलेंजिंग गोल्स परफॉर्मेंस को ड्रामेटिकली बढ़ाते हैं। लेकिन गोल सिर्फ मुझे सक्सेस चाहिए नहीं हो सकता। गोल होना चाहिए, मैं 30 साल की उम्र तक एक ऐसा बिजनेस बनाऊंगा जो 100 लोगों को रोजगार दे और समाज में पॉजिटिव इंपैक्ट डाले। देखिए फर्क, एक वेग है, दूसरा क्रिस्टल क्लियर है। तो यह चैप्टर का सार है। अपने नॉर्थ स्टार को डिफाइन करें। अपने आप से पूछें कि मैं 5 साल में कहां होना चाहता हूं, 10 साल में कहां, 20 साल में कहां। और सिर्फ करियर के बारे में नहीं सोचें। सोचें, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं, मेरे रिलेशनशिप्स कैसे होने चाहिए, मेरी हेल्थ कैसी होनी चाहिए, मेरा कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए। ये क्लैरिटी ही आपकी फाउंडेशन है। बिना इसके बाकी सब कुछ बेकार है। चैप्टर 2, रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करें। अब जब आपको पता चल गया कि आप कहां जाना चाहते हैं, तो अगला सबसे महत्वपूर्ण कदम है यह एक्सेप्ट करना कि आप वहां पहुंचने के लिए 100% रिस्पॉन्सिबल है। कोई और आपको वहां नहीं ले जाएगा। न आपके पेरेंट्स, न आपके फ्रेंड्स, न गवर्नमेंट, न भगवान। सिर्फ आप। जोको विलिंक, जो एक नेवी सील कमांडर थे और अब लीडरशिप के एक्सपर्ट हैं, उनकी एक बुक है, एक्सट्रीम ओनरशिप। इस बुक का कोर मैसेज बहुत सिंपल है। जो भी होता है, उसकी जिम्मेदारी लीडर की है। अगर आपकी टीम फेल होती है, तो यह आपकी गलती है। अगर मिशन सक्सेसफुल नहीं होता, तो यह आपकी गलती है। अब आप सोच सकते हैं कि यह तो बहुत हार्श है, अनफेयर भी लग सकता है। लेकिन यही एटीट्यूड आपको पावरफुल बनाता है। क्यों? क्योंकि जब आप ब्लेम करते हैं, सरकार को, इकोनॉमी को, अपनी बैकग्राउंड को, अपनी बैड लक को, तो आप अपनी पावर देते हैं उन चीजों को
जो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप विक्टिम बन जाते हैं, और विक्टिम कभी अपना बेस्ट सेल्फ नहीं बन सकता। लेकिन जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो आप कहते हैं, ठीक है, ये सिचुएशन खराब है, लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूं? मैं कैसे रिस्पॉन्ड कर सकता हूं? और यही आपको कंट्रोल देता है। मार्कस ऑरेलियस, जो रोमन एम्परर था और स्टोइक फिलॉसफी का एक महान प्रैक्टिशनर था, उसने लिखा, आपका पावर आपके माइंड पर है, बाहरी इवेंट्स पर नहीं। ये रियलाइज करो और आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। मार्कस ऑरेलियस ने यह तब लिखा जब वह वॉर फाइट कर रहा था, प्लेग से डील कर रहा था, बिट्रेयल फेस कर रहा था। उसकी लाइफ आसान नहीं थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसने फोकस किया उस चीज पर जो उसके कंट्रोल में थी, उसका एटीट्यूड, उसके एक्शंस, उसके थॉट्स। साइकोलॉजी में इसे लोकस ऑन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। जूलियन रॉटर नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने यह कॉन्सेप्ट डेवलप किया। उन्होंने पाया कि कुछ लोगों का इंटरनल लोकस ऑन ऑफ कंट्रोल होता है, मतलब वे मानते हैं कि उनकी लाइफ उनके अपने एक्शन से डिटरमाइन होती है। और कुछ लोगों का एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है, मतलब वे मानते हैं कि उनकी लाइफ बाहरी फोर्सेस, लक, फेट से डिटरमाइन होती है। रिसर्च क्लियर है, जिनका इंटरनल लोकस ऑनेसिही को ऑफ कंट्रोल है, वे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, ज्यादा खुश होते हैं और बेहतर मेंटल हेल्थ रखते हैं। यह विक्टिम माइंडसेट और क्रिएटर माइंडसेट का फर्क है। विक्टिम माइंडसेट कहता है, मेरे साथ ये हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्रिएटर माइंडसेट कहता है, ये हुआ, अब मैं इससे क्या बना सकता हूं। विक्टिम माइंडसेट पावरलेस है, क्रिएटर माइंडसेट पावरफुल है। और ये चॉइस है। हर मोमेंट सेल चूज कर सकते हैं कि आप कौन सा माइंडसेट अडॉप्ट करेंगे। अब मैं जानता हूं कि कुछ लोग कहेंगे, लेकिन रियली कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। गरीबी, डिस्क्रिमिनेशन, इलनेस। और मैं एग्री करता हूं, लाइफ अनफेयर है, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। लेकिन यहां पर पॉइंट यह है, आप सिर्फ उसी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं जो आपके हाथ में है। अगर आप फोकस करते रहे उस पर जो आपके हाथ में नहीं है, तो आप पैरालाइज्ड हो जाएंगे। लेकिन अगर आप फोकस करें उस पर जो आप कर सकते हैं, तो आप प्रोग्रेस करेंगे। विक्टर फ्रैंकल का एक और पावरफुल कोट है, सब कुछ छीना जा सकता है इंसान से, सिवाय एक चीज के, किसी भी सरकमस्टांस में अपना एटीट्यूड चुनने की आजादी। जब फ्रैंकल कंसंट्रेशन कैंप में था, उसके पास कुछ भी नहीं था, न फ्रीडम, न फैमिली, न फ्यूचर की कोई गारंटी। लेकिन उसके पास एक चीज थी, अपने रिस्पॉन्स को चुनने की पावर। और उसने वो पावर यूज की। आपका बेस्ट सेल्फ ब्लेम नहीं करता, आपका बेस्ट सेल्फ एक्सक्यूज नहीं बनाता। आपका बेस्ट सेल्फ कहता है, यह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जिस दिन आप ये एटीट्यूड अडॉप्ट करते हैं, उस दिन से आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाती है। क्योंकि तब आप वेटिंग नहीं करते किसी और के आने का, किसी परफेक्ट टाइम का। आप एक्शन लेते हैं अभी, इसी मोमेंट। और वही डिफरेंस क्रिएट करता है। चैप्टर 3, अपनी नेचर को समझें। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं। वे सोचते हैं कि अपना बेस्ट सेल्फ बनने का मतलब है किसी और की तरह बनना। वे देखते हैं एलन मस्क को और सोचते हैं, मुझे भी उनकी तरह वर्काहोलिक बनना पड़ेगा। वे देखते हैं किसी एक्सट्रोवर्ट सोशल बटरफ्लाई को और सोचते हैं, मुझे भी इतना आउटगोइंग बनना होगा। लेकिन यह गलत है। आपका बेस्ट सेल्फ किसी की कॉपी नहीं है। आपका बेस्ट सेल्फ आप ही है, लेकिन ऑप्टिमाइज्ड वर्जन। जॉर्डन पीटरसन, जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, वे बात करते हैं बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में। यह साइकोलॉजी में एक बहुत वैलिडेटेड फ्रेमवर्क है। बिग 5 ट्रेट्स हैं, ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रावर्शन, एग्रीएबलनेस और न्यूरोटिसिज्म। हर इंसान इन ट्रेट्स पर अलग अलग लेवल पर होता है।
कोई हाई एक्सट्रावर्टेड है, कोई लो, कोई हाई कॉन्शियस है, कोई लो। और यह ठीक है। प्रॉब्लम तब होती है जब आप अपनी नेचर के खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप नेचुरली इंट्रोवर्टेड हैं। आपको अकेले समय बिताना पसंद है, डीप कन्वर्सेशन पसंद है, बड़ी पार्टीज में आप ड्रेन फील करते हैं। लेकिन आप सोचते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा। तो आप फोर्स करते हैं अपने आप को नेटवर्किंग इवेंट्स में जाने के लिए, हर वीकेंड सोशलाइज करने के लिए। और आप बर्न आउट हो जाते हैं, आप अनहैप्पी हो जाते हैं। ये आपका बेस्ट सेल्फ नहीं है, ये किसी और का इमिटेशन है। एंड्रयू ह्यूबरमैन, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में न्यूरो साइंटिस्ट हैं, वे बात करते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि आपका ब्रेन चेंज कर सकता है, नई हैबिट्स सीख सकता है। तो हाँ, आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी बायोलॉजी के साथ वर्क करना होगा, उसके खिलाफ नहीं। अगर आप नेचुरली मॉर्निंग पर्सन है, तो अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क को मॉर्निंग में शेड्यूल करें। अगर आप नाइट ऑल हैं, तो देर रात काम करें। अपनी नेचर को फाइट मत करो, उसे यूज करो। रॉबर्ट ग्रीन, जो द 48 लॉज ऑफ पावर और मास्टरी के ऑथर है, वे कहते हैं अपनी स्ट्रेंथ को जानो और उसे वेपनाइज करो। हर इंसान में कुछ ना कुछ यूनिक है। कुछ लोग बहुत एनालिटिकल हैं, कुछ बहुत क्रिएटिव हैं, कुछ बहुत सोशल हैं, कुछ बहुत टेक्निकल हैं। आपका काम है अपनी यूनिक कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई करना और उसे मैक्सिमाइज करना। स्टीव जॉब्स ने अपनी क्रिएटिविटी और परफेक्शनिज्म को यूज किया। वॉरेन बफेट ने अपने पेशेंस और एनालिटिकल माइंड को यूज किया। आपको क्या यूज करना है? किसी और की तरह बनने की कोशिश करना सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं है, बल्कि यह खतरनाक भी है, क्योंकि आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ को खो देते हैं। और ऑथेंटिसिटी बहुत पावरफुल है। लोग सेंस कर सकते हैं जब आप रियल हैं और जब आप फेक हैं। जब आप अपने ट्रू सेल्फ को एम्ब्रेस करते हैं, तो आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। आपको किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, आप बस हो जाते हैं। तो यहाँ एक्शन आइटम है। सेल्फ असेसमेंट टूल्स यूज करें। बिग 5 पर्सनैलिटी टेस्ट ले सकते हैं, जो ऑनलाइन फ्री अवेलेबल है। स्ट्रेंथ्स फाइंडर टेस्ट कर सकते हैं। एनीग्राम टेस्ट ट्राई कर सकते हैं। ये टेस्ट्स परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं। और उसके साथ अपने पास्ट को एनालाइज करें। कब आप सबसे हैप्पी थे? कब आप फ्लो स्टेट में थे, जहां टाइम फ्लाई हो गया और आप पूरी तरह एंगेज्ड थे? वो मोमेंट्स आपको बताते हैं कि आपकी रियल नेचर क्या है। उन मोमेंट्स को ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करना है आपकी लाइफ में। तभी आप अपने बेस्ट सेल्फ के करीब पहुंचेंगे। चैप्टर 4, मास्टर योर न्यूरोकेमिस्ट्री। आप खुद को कमजोर समझने लगते हैं जब आप जानते हुए भी सही काम नहीं करते। आप मान लेते हैं कि आपके अंदर कुछ कमी है, लेकिन यह निष्कर्ष जल्दबाजी है। ज्यादातर मामलों में समस्या आपकी इच्छा शक्ति नहीं होती। समस्या आपकी न्यूरोकेमिस्ट्री होती है। आपका दिमाग उस हालत में नहीं होता जिसमें वह सही फैसले ले सके। आपका दिमाग नैतिकता से नहीं चलता, वह केमिस्ट्री से चलता है। आप जो महसूस करते हैं, वही आपकी सोच बनाता है, और आपकी सोच आपके फैसले तय करती है। जब आपकी अंदरूनी केमिकल स्टेट बिगड़ी होती है, तब सबसे अच्छी फिलॉसफी भी बेकार हो जाती है। आज का इंसान लगातार स्टिम्युलेटेड है। सुबह उठते ही स्क्रीन, डोपामीन हिट बिना किसी मेहनत के, नोटिफिकेशंस, रील्स, मैसेजेस। दिमाग को रिवॉर्ड मिल जाता है बिना कुछ किए। और जब रिवॉर्ड एफर्ट से पहले मिलने लगता है, तो एफर्ट मीनिंगलेस लगने लगता है। डोपामीन खुशी का केमिकल नहीं है, यह परस्यूट का केमिकल है। यह आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। यह फ्यूचर के लिए सैक्रिफाइस करना सिखाता है। लेकिन जब डोपामीन बार बार सस्ते सोर्सेस से मिलता है, तो बेसलाइन गिर जाता है। फिर वही चीजें जो पहले एक्साइट करती थीं, अब बोरिंग लगने लगती है। यही वजह है कि लोग डायरेक्शन जानते हैं,
लेकिन ड्राइव नहीं होती। वे गोल्स लिखते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। वे खुद को लेजी कहते हैं, जबकि असल में उनका डोपामिन सिस्टम एग्जॉस्टेड होता है। आपका दिमाग इवोल्यूशन के हिसाब से स्कैरसिटी के लिए बना है। एफर्ट के बाद रिवॉर्ड, पेन के बाद रिलीफ। लेकिन मॉडर्न लाइफ ने इस सीक्वेंस को उल्टा कर दिया है। रिवॉर्ड पहले, एफर्ट बाद में, और धीरे धीरे दिमाग एफर्ट से नफरत करने लगता है। आप मोटिवेशन ढूंढते हैं, लेकिन मोटिवेशन कोई मैजिकल चीज नहीं है। मोटिवेशन एक बाय प्रोडक्ट है सही केमिकल बैलेंस का। जब डोपामीन बेसलाइन स्टेबल होता है, तब मोटिवेशन अपने आप आती है। जब बेसलाइन टूटा होता है, तब कोई भी मोटिवेशनल स्पीच काम नहीं करती। मॉर्निंग सनलाइट कोई स्पिरिचुअल रिचुअल नहीं है, यह प्योर न्यूरोसाइंस है। जब सुबह सूरज की रोशनी आपकी आंखों में जाती है, तो दिमाग को सिग्नल मिलता है कि दिन शुरू हो चुका है। डोपामीन सही समय पर रिलीज होता है, कॉर्टिसोल सही रिदम में चलता है, और रात को मेलेटोनिन बनने की तैयारी होती है। लेकिन जब आप सुबह सूरज की जगह स्क्रीन देखते हैं, तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। वह आर्टिफिशियल लाइट को दिन समझ लेता है, रिदम टूट जाती है, और फिर आप दिन भर लो एनर्जी, लो फोकस में रहते हैं। आप सोचते हैं कि आपकी नींद खराब है। असल में आपकी सुबह खराब है। कोल्ड एक्सपोजर कोई माचो चैलेंज नहीं है, यह नर्वस सिस्टम ट्रेनिंग है। जब आप जानबूझकर शरीर को शॉर्ट टर्म स्ट्रेस देते हैं, तो दिमाग सीखता है कि स्ट्रेस का मतलब खतरा नहीं है। डोपामीन बाद में निकलता है, और वह क्लीन होता है, टिकाऊ होता है। एक्सरसाइज सिर्फ कैलोरीज बर्न करने के लिए नहीं है, एक्सरसाइज डोपामीन रेगुलेशन है। जब आप शरीर को रेगुलरली मूव करते हैं, तो दिमाग मोटिवेशन को फिर से नेचुरल तरीके से पैदा करना सीखता है। सेरोटोनिन आपको कंटेंटमेंट देता है, कॉर्टिसोल आपको अलर्ट रखता है, टेस्टोस्टेरोन आपको असर्टिव बनाता है। ये सब हॉर्मोन्स आपके कैरेक्टर को शेप करते हैं। लेकिन अगर लाइफस्टाइल केओटिक है, तो ये केमिकल्स भी केओटिक हो जाते हैं। फिर आप इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं। छोटी बात पर इरिटेट, छोटी बात पर डिमोटिवेटेड, और आपको लगता है कि पर्सनालिटी ही ऐसी है। पर्सनालिटी नहीं, केमिस्ट्री है। आप ओवर स्टिम्युलेशन में जी रहे हैं, नॉइज में, कांस्टेंट इनपुट में, और दिमाग को कभी बोर्डम नहीं मिलता। लेकिन बोर्डम दुश्मन नहीं है, बोर्डम रीसेट है। जब आप बोर्डम सहते हैं, तभी दिमाग सेंसिटिविटी वापस पाता है। आप फोन से दूर बैठते हैं और बेचैनी महसूस करते हैं। यह कमजोरी नहीं है, यह विड्रॉल है। डोपामिन एडिक्शन का विड्रॉवल, और हर एडिक्शन की तरह यह भी अनकंफर्टेबल होता है। लेकिन जो इंसान इस फेज को क्रॉस कर लेता है, उसका दिमाग धीरे धीरे नॉर्मलाइज होने लगता है। फिर छोटी चीजों में सेटिस्फैक्शन आने लगता है, काम डुएबल लगता है, फोकस पॉसिबल लगता है। आपका बेस्ट सेल्फ हाई डोपामिन स्पाइक में नहीं बनता, वह स्टेबल डोपामिन बेसलाइन में बनता है, जहां एक्साइटमेंट कम होती है, लेकिन कंसिस्टेंसी ज्यादा होती है। आप डिसिप्लिन को मॉरल वर्च्यू समझते हैं, लेकिन डिसिप्लिन अक्सर बायोलॉजिकल प्रिविलेज होता है। जब केमिस्ट्री अलाइंड होती है, डिसिप्लिन एफर्टलेस लगता है। जब केमिस्ट्री ब्रोकन होती है, डिसिप्लिन टॉर्चर लगता है। इसलिए खुद को दोष देना बंद कीजिए, खुद को फिक्स करना शुरू कीजिए, लाइफस्टाइल के जरिए, रिदम के जरिए, रेपिटेशन के जरिए। आप कोई मशीन नहीं है जिसे मोटिवेशन डालकर चलाया जा सके। आप एक बायोलॉजिकल सिस्टम है, और सिस्टम को समझकर चलाया जाता है। आपका बेस्ट सेल्फ कोई कैरेक्टर मिरेकल नहीं है, वह एक केमिकल कॉन्सिक्वेंस है। और जिस दिन आप अपनी न्यूरोकेमिस्ट्री को रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं, उस दिन से आपका दिमाग आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ काम करना शुरू कर देता है। चैप्टर 5, स्लीप एज फाउंडेशन। आप नींद को निगोशिएबल मानते हैं, जैसे यह कोई लग्जरी हो जिसे काम पूरा होने के बाद लिया जा सके। आप सोचते हैं कि थोड़ी नींद काटकर आप आगे निकल जाएंगे, लेकिन सच यह है कि नींद काटना आगे निकलना नहीं है, यह खुद को पीछे धकेलना है।
बस आपको तुरंत दिखता नहीं है। नींद शरीर को नहीं, दिमाग को बनाती है। जब आप सोते हैं, तब आपका दिमाग रिपेयर करता है, फिल्टर करता है और रीसेट होता है। जो बातें दिन में भारी लगती है, वे नींद के बाद हल्की हो जाती है। जो डिसीजंस दिन में उलझे होते हैं, वे सुबह साफ दिखते हैं। यह जादू नहीं है, यह बायोलॉजी है। मैथ्यू वॉकर की रिसर्च साफ बताती है कि नींद की कमी में आपका दिमाग वही नहीं रहता। आपकी अटेंशन टूट जाती है, आपकी इमोशनल कंट्रोल गिर जाती है, आपकी इम्पल्स रेगुलेशन कमजोर हो जाती है। आप लॉजिकली जानते हैं कि क्या सही है, लेकिन इमोशनली आप वही करते हैं जो आसान लगता है। आप डिसिप्लिन को कैरेक्टर का मामला समझते हैं, लेकिन नींद की कमी डिसिप्लिन को बायोलॉजिकली असंभव बना देती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सेल्फ कंट्रोल और लॉन्ग टर्म थिंकिंग का सेंटर है, थक जाता है। फिर डिसीजंस लिम्बिक सिस्टम लेने लगता है, और लिम्बिक सिस्टम इमीडिएट प्लेजर चुनता है, फ्यूचर नहीं। आप कहते हैं कि आप स्ट्रांग हैं, कम नींद में काम कर लेते हैं, लेकिन रिसर्च दिखाती है कि नींद की कमी में सबसे पहले जजमेंट खराब होता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आपको लगता है कि आप ठीक हैं। स्लीप डिप्राइव्ड ब्रेन अपनी ही कमजोरी को पहचान नहीं पाता। आप सुबह उठते हैं, लेकिन अंदर से जागे हुए नहीं होते। शरीर बिस्तर से उठ जाता है, लेकिन दिमाग अभी भी आधा सोया रहता है। फिर आप कैफीन से खुद को धक्का देते हैं। कॉफी, एनर्जी ड्रिंक्स, यह बोरो की हुई एनर्जी होती है, और बोरोड एनर्जी हमेशा ब्याज के साथ वापस जाती है। आप सोचते हैं कि वीकेंड पर सोकर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नींद कोई बैंक अकाउंट नहीं है जहां आप ओवरड्राफ्ट चला सके। सर्केडियन रिदम कंसिस्टेंसी मांगता है। लेट नाइट्स और लेट मॉर्निंग्स दिमाग को कंफ्यूज कर देते हैं। कंफ्यूज्ड ब्रेन क्लैरिटी नहीं देता। रात का समय आपके अगले दिन का कैरेक्टर तय करता है। लाइट, नॉइज, स्क्रीन्स, ये सब आपके दिमाग को सिग्नल देते हैं कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। मेलाटोनिन दब जाता है, नींद शैलो हो जाती है, और शैलो नींद डीप फैटीग पैदा करती है। आप सोचते हैं कि आपको इंसोम्निया है। असल में आपको बाउंड्रीज नहीं है। बेड काम, फोन, एंटरटेनमेंट का सेंटर बन चुका है। दिमाग बेड को रेस्ट से नहीं, स्टिम्युलेशन से एसोसिएट कर लेता है। फिर आप बिस्तर पर लेटते हैं और दिमाग दौड़ने लगता है। आपका बेस्ट सेल्फ 5 घंटे की नींद में नहीं बन सकता। वह सिर्फ सरवाइव कर सकता है, थ्राइव नहीं। डीप थिंकिंग, इमोशनल स्टेबिलिटी, इम्पल्स कंट्रोल, ये सब नींद पर डिपेंड करते हैं। स्लीप डेप्रिवेशन सिर्फ थकान नहीं लाता, यह इरिटेबिलिटी लाता है, ओवर रिएक्शन लाता है, नेगेटिविटी बायस बढ़ाता है। आप छोटी बातों को बड़ा बना देते हैं, रिलेशनशिप खराब होते हैं, डिसीजंस गलत होते हैं, और आपको लगता है कि लाइफ खराब चल रही है। असल में लाइफ नहीं, स्लीप खराब चल रही होती है। आप सोचते हैं कि आप बाद में ठीक कर लेंगे, लेकिन हर रात नींद काटना एक वोट है उस इंसान के लिए जो आप बन रहे हैं। ओवर टाइम ये वोट्स आइडेंटिटी बना देते हैं। एक टायर्ड, रिएक्टिव, अनफोकस्ड इंसान की आइडेंटिटी। जो लोग सच में आगे निकलते हैं, वे रात को हीरोइक नहीं होते, वे बोरिंग होते हैं। वे एक तय समय पर रुकते हैं, स्क्रीन बंद करते हैं, लाइट्स डिम करते हैं, और खुद को अगले दिन के लिए तैयार करते हैं। नींद जीतना डिसिप्लिन नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये मानना है कि आपका दिमाग आपकी सबसे कीमती संपत्ति है, और उसे रोज रीसेट चाहिए। आपका बेस्ट सेल्फ सुबह नहीं बनता, वह रात को बनता है। उस फैसले में जब आप कहते हैं, अब काफी है, अब सोना है। चैप्टर 6, ट्रेन लाइक योर माइंड डिपेंड्स ऑन इट। आप सोचते हैं कि एक्सरसाइज शरीर के लिए होती है। यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। एक्सरसाइज शरीर के लिए नहीं, दिमाग के लिए होती है। शरीर तो बस साइड इफेक्ट है। आज का इंसान वीक इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है। वह वीक इसलिए है क्योंकि उसका शरीर उसे बिट्रे कर रहा है। थका हुआ शरीर,
थका हुआ दिमाग पैदा करता है और थका हुआ दिमाग एक्सक्यूजेस पैदा करता है। आप मोटिवेशन ढूंढते हैं। असल में आपको मूवमेंट चाहिए। जब आप हफ्तों तक शरीर को चैलेंज नहीं देते, तो दिमाग ये मान लेता है कि खतरा खत्म हो चुका है। फिर वह सॉफ्ट हो जाता है। फिर वह कंफर्ट को प्रायोरिटी देने लगता है। फिर थोड़ी सी डिस्कंफर्ट भी भारी लगने लगती है। यही कारण है कि मेंटली कमजोर लोग अक्सर फिजिकली इनएक्टिव होते हैं और फिजिकली स्ट्रांग लोग चाहे ज्यादा पढ़े लिखे ना हो, फिर भी लाइफ में एक अलग क्लैरिटी और फर्मनेस रखते हैं। यह कोइंसिडेंस नहीं है, यह बायोलॉजी है। एक्सरसाइज के दौरान आपका दिमाग ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जो एंटी डिप्रेसेंट्स से ज्यादा पावरफुल होते हैं। सेरोटोनिन मूड को स्टेबलाइज करता है। डोपामिन आपको आगे बढ़ने का सिग्नल देता है। बीडीएनएफ आपके न्यूरॉन्स को ग्रो करने में मदद करता है। यह सब बिना किसी पिल के। लेकिन आप इंतजार करते हैं परफेक्ट रूटीन का, परफेक्ट जिम का, परफेक्ट टाइम का, और तब तक आपका दिमाग और कमजोर होता जाता है। जोको विलिंग सुबह 4:30 पर उठता है। यह इसलिए नहीं कि वह सुपर ह्यूमन है, यह इसलिए है क्योंकि उसने अपने दिमाग को सिखा दिया है कि शरीर शिकायत करेगा, लेकिन डिसीजन नहीं बदलेगा। जब आप रोज शरीर को डिस्कंफर्ट में डालते हैं, तो दिमाग सीखता है कि डिस्कंफर्ट लीथल नहीं है, वह बस एक सेंसेशन है। और यही लेसन आपकी पूरी जिंदगी में ट्रांसलेट हो जाती है। डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन आसान हो जाती है। हार्ड वर्क मैनेजेबल लगता है। फेलियर इतना डरावना नहीं लगता। एक्सरसाइज स्ट्रेस को खत्म नहीं करता, एक्सरसाइज स्ट्रेस को प्रोसेस करना सिखाता है। आज आप एंजाइटी से डरते हैं, लेकिन एंजाइटी वही एनर्जी है जो गलत डायरेक्शन में फंस गई है। जब आप शरीर को मूव करते हैं, तो वह एनर्जी बाहर निकलती है। दिमाग शांत होता है। जोन 2 कार्डियो कोई फिटनेस ट्रेंड नहीं है, यह आपके ब्रेन के लिए ऑक्सीजन थेरेपी है। धीमी लेकिन सस्टेन्ड एफर्ट आपके दिमाग को सिखाता है पेशेंस। वह आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड की एडिक्शन से बाहर निकालता है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग सिर्फ मसल्स नहीं बनाता, वह आइडेंटिटी बनाता है। जब आप वजन उठाते हैं, तो आप हर रेप के साथ एक मैसेज भेजते हैं अपने सबकॉन्शियस को, मैं दबाव के नीचे भी खड़ा रह सकता हूं। धीरे धीरे यह बिलीफ जिम से बाहर निकलकर आपके बिहेवियर में दिखने लगता है। आप स्ट्रेट खड़े होते हैं, आप डिसीजन क्लियर लेते हैं, आप कम अपोलोजाइज करते हैं। जो इंसान अपने शरीर को कंट्रोल नहीं करता, वह अपनी इम्पल्सेस को कंट्रोल नहीं कर सकता। और जो अपनी इम्पल्सेस को कंट्रोल नहीं कर सकता, वह अपने फ्यूचर को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। आपको एथलीट बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपने शरीर को यह याद दिलाना होगा कि वह सिर्फ आराम के लिए नहीं बना है। मॉडर्न लाइफ ने हमें बहुत आराम दे दिया है, और आराम ने हमें हॉलो बना दिया है। आपका दिमाग आज भी उसी इंसान का है जो शिकार करता था, भागता था, लड़ता था। जब आप उसे पूरे दिन कुर्सी पर बैठा कर रखते हैं, तो वह खुद के खिलाफ काम करने लगता है। आप डिप्रेशन को पर्सनैलिटी समझ लेते हैं। असल में वह सप्रेस्ड एग्रेशन है, वह मूवमेंट की कमी है। एक्सरसाइज कोई ऑप्शनल हैबिट नहीं है, यह फाउंडेशनल है। इसके बिना बाकी सारी बातें इंटेलेक्चुअल रह जाती है। आप मेडिटेशन करेंगे, लेकिन शरीर रेस्टलेस रहेगा। आप गोल्स लिखेंगे, लेकिन एनर्जी नहीं होगी। आपका बेस्ट सेल्फ कमजोर शरीर में टिक नहीं सकता, वह वहां सांस नहीं ले पाता। और यह बात हार्श लग सकती है, लेकिन यह सच है। जो इंसान अपने शरीर को इग्नोर करता है, वह धीरे धीरे खुद को इग्नोर करना सीख जाता है। आपको फैंसी प्लान की जरूरत नहीं है, आपको रोज खुद को थोड़ा अनकंफर्टेबल करने की जरूरत है। इतना कि दिमाग समझ जाए यह इंसान अभी जिंदा है। याद रखिए, आप जिम में सिर्फ शरीर नहीं बनाते, आप वहां अपना दिमाग दोबारा ट्रेन करते हैं कि वह हार मानने से पहले कितनी दूर तक जा सकता है। और वही दूरी आपको आपके बेस्ट सेल्फ के थोड़ा और करीब ले जाती है। चैप्टर 7, बिल्ड अनब्रेकेबल फोकस। आपको कभी यह नहीं सिखाया गया कि आपका ध्यान आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। आपको सिखाया गया कि पैसा कमाओ, स्किल सीखो, नेटवर्क बनाओ, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि अगर आपका ध्यान आपके कंट्रोल में नहीं है, तो यह सब बेकार है। आज का इंसान गरीब इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास अवसर नहीं है,
वह गरीब इसलिए है क्योंकि उसका ध्यान हर जगह बिखरा हुआ है। आप सोचते हैं कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। असल में आप अपने दिमाग को टुकड़ों में काट रहे हैं। एक मैसेज, एक नोटिफिकेशन, एक वीडियो, एक विचार। दिमाग हर बार कॉन्टेक्स्ट बदलता है और हर बार बदलते समय थोड़ी सी ऊर्जा मर जाती है। यह दिखाई नहीं देता, लेकिन अक्यूमुलेट होता रहता है। दिन के अंत में आप थके हुए होते हैं, बिना कुछ ठोस किए। फोकस कोई टैलेंट नहीं है। फोकस एक ट्रेन्ड स्टेट है और मॉडर्न वर्ल्ड ने इसे सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय किया है। हर ऐप, हर प्लेटफॉर्म, हर स्क्रीन एक ही काम कर रही है, आपका ध्यान चुराना। क्योंकि जिस इंसान का ध्यान आपके पास है, उसका बिहेवियर भी आपके पास है। कैल न्यूपोर्ट इसे डीप वर्क कहता है। मतलब ऐसा काम जिसमें आपका पूरा दिमाग एक ही दिशा में लगा हो, बिना डिस्ट्रैक्शन, बिना इंटरप्शन। यही स्टेट रेयर है और यही स्टेट वैल्यूबल है। जो इंसान डीप वर्क कर सकता है, वह एवरेज लोगों से अलग लीग में चला जाता है, भले ही वह उतना इंटेलिजेंट न भी हो। लेकिन आप डीप वर्क नहीं कर पाते, इसलिए नहीं कि आप इनकेपेबल है, इसलिए क्योंकि आपका दिमाग डोपामीन के छोटे छोटे टुकड़ों का आदी हो चुका है। हर बार जब आप फोन उठाते हैं, दिमाग को रिवॉर्ड मिलता है। धीरे धीरे दिमाग सीख जाता है कि एफर्ट से पहले रिवॉर्ड मिलेगा। फिर जब असली काम सामने आता है, जिसमें रिवॉर्ड डिलेड है, दिमाग रेजिस्ट करता है। आप सोचते हैं कि आपको डिसिप्लिन की कमी है। असल में आपको अटेंशन हाइजीन की कमी है। आप अपने दिमाग को हर वक्त गंदे सिग्नल्स दे रहे हैं। सोने से पहले स्क्रीन, उठते ही स्क्रीन, काम के बीच स्क्रीन। दिमाग को कभी साइलेंस नहीं मिलता और बिना साइलेंस के फोकस पैदा नहीं होता। सोफी लीरॉय की रिसर्च बताती है कि जब आप एक काम छोड़कर दूसरा काम शुरू करते हैं, तो आपका ध्यान पूरी तरह नए काम में नहीं जाता। उसका एक हिस्सा पुराने काम में अटका रहता है। इसे अटेंशन रेजिड्यू कहते हैं। मतलब आप टेक्निकली प्रेजेंट होते हैं, मेंटली नहीं। और यही वजह है कि लोग पूरे दिन काम करके भी एम्प्टी महसूस करते हैं। आपका बेस्ट सेल्फ शैलो अटेंशन में नहीं बनता, वह डीप स्टेट में बनता है। वहां जहां समय धीमा हो जाता है, जहां सेल्फ टॉक शांत हो जाती है, जहां सिर्फ आप और काम बचते हैं। यही फ्लो स्टेट है। और फ्लो कोई मैजिक नहीं है, ये डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट का नेचुरल रिजल्ट है। आप फोकस को फोर्स नहीं कर सकते। आप एनवायरनमेंट डिजाइन करते हैं, फोकस अपने आप आता है। फोन अलग कमरे में, नोटिफिकेशंस बंद, फिक्स टाइम ब्लॉक, एक काम एक समय। ये रूल्स नहीं है, ये बाउंड्रीज है। और बाउंड्रीज कमजोर लोगों के लिए नहीं होती। बाउंड्रीज स्ट्रांग लोग बनाते हैं ताकि वे कमजोर न पड़े। आपको यह समझना होगा कि हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन चुनते हैं, आप अपने फ्यूचर सेल्फ को चोट पहुंचाते हैं। ये ड्रामेटिक नहीं है, ये लिटरल है। क्योंकि फोकस के बिना कोई स्किल मास्टर नहीं होती, कोई क्राफ्ट नहीं बनता, कोई मीनिंगफुल आउटपुट नहीं निकलता। रॉबर्ट ग्रीन कहता है कि मास्टरी रिक्वायर्स लॉन्ग पीरियड्स ऑफ आइसोलेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन। यह ग्लैमरस नहीं है, यह बोरिंग है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग कभी मास्टरी तक नहीं पहुंचते। वे बीच में ही कंफर्ट चुन लेते हैं। आप स्क्रॉल करते हैं क्योंकि स्क्रॉलिंग पेनलेस है, फोकस पेनफुल है। फोकस में बैठते ही दिमाग आपको डर दिखाता है, डाउट दिखाता है, इनसिक्योरिटी दिखाता है। डिस्ट्रैक्शन एक एस्केप है, लेकिन एस्केप आपको आगे नहीं ले जाता। जब आप रोज थोड़ी देर डिस्ट्रैक्शन के बिना बैठना सीखते हैं, तो दिमाग धीरे धीरे सेटल होने लगता है। पहले बेचैनी आती है, फिर रेजिस्टेंस, फिर क्लैरिटी, और फिर एक दिन आप नोटिस करते हैं कि आप वही काम कर रहे हैं जिससे पहले आप भागते थे। फोकस का मतलब ज्यादा घंटे काम करना नहीं है। फोकस का मतलब है सही घंटे सही इंटेंसिटी के साथ काम करना। 2 घंटे का डीप फोकस 8 घंटे की डिस्ट्रैक्टेड मेहनत से ज्यादा आउटपुट देता है। लेकिन यह तभी संभव है जब आप चीप स्टिमुलेशन छोड़ने को तैयार हो।
आपका दिमाग वही बनेगा जो आप उसे रोज फीड करते हैं। अगर आप उसे नॉइज देंगे, वह नॉइजी बनेगा। अगर आप उसे साइलेंस देंगे, वह शार्प बनेगा। और शार्प माइंड ही बेस्ट सेल्फ का असली हथियार है। याद रखिए, दुनिया आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बनी है। अगर आप कॉन्शियस होकर फोकस नहीं चुनते, तो कोई और आपके लिए चुन लेगा। चैप्टर 8, रीप्रोग्राम योर डिफॉल्ट थॉट्स। आपको लगता है कि आपके विचार आपकी पहचान है, लेकिन सच ये है कि आपके ज्यादातर विचार आपने चुने ही नहीं है। वे आदत है, वे कंडीशनिंग है, वे बीते हुए अनुभवों की गूंज है। और जब तक आप उन्हें सवाल नहीं करते, तब तक वे आपको चलाते रहते हैं, चुपचाप, बिना आपकी अनुमति के। आप सुबह उठते हैं और दिमाग बोलना शुरू कर देता है, यह मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, आज मूड ठीक नहीं है। आप इन आवाजों को सच मान लेते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। ये सिर्फ डिफॉल्ट थॉट्स हैं, ऑटोमेटिक, बिना जांचे परखे। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एक सिंपल लेकिन ब्रूटल सच्चाई सिखाती है। घटना आपको परेशान नहीं करती, आपकी व्याख्या करती है। एक ही परिस्थिति में दो लोग बिल्कुल अलग महसूस कर सकते हैं। फर्क बाहर नहीं है, फर्क अंदर है, उस कहानी में है जो आप अपने आप को सुना रहे हैं। मार्कस ऑरेलियस ने हजारों साल पहले लिखा था कि आपकी जिंदगी की गुणवत्ता आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। लेकिन समस्या यह है कि लोग अपने विचारों को कभी साफ नहीं करते। वे उन्हें ऐसे ही जमा होने देते हैं, फिर शिकायत करते हैं कि मन भारी क्यों है। आपका दिमाग एक फिल्टर है। अगर फिल्टर गंदा है, तो हर अनुभव गंदा लगेगा। सक्सेस भी डर पैदा करेगी, अपॉर्चुनिटी भी एंजाइटी लाएगी, प्रेज भी सस्पिशन पैदा करेगा। और आप सोचेंगे कि दुनिया ही खराब है। आप कैटास्ट्रोफाइजिंग करते हैं। एक छोटी सी गलती को भविष्य की तबाही बना देते हैं। आप ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग करते हैं, या तो सब परफेक्ट होगा या सब बेकार है। आप माइंड रीडिंग करते हैं, बिना सबूत के मान लेते हैं कि लोग आपके खिलाफ सोच रहे हैं। ये पैटर्न्स आपके दिमाग की शॉर्टकट्स हैं, और शॉर्टकट्स अक्सर गलत दिशा में ले जाते हैं। आप सोचते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग इसका इलाज है। यह आधा सच है। ब्लाइंड पॉजिटिविटी आपको झूठे आराम में डाल देती है। आपको चाहिए एक्यूरेट थिंकिंग, सच के करीब सोच, न ज्यादा डर, न ज्यादा उम्मीद, सिर्फ क्लैरिटी। आपका बेस्ट सेल्फ वह नहीं है जो हमेशा अच्छा सोचता है। आपका बेस्ट सेल्फ वह है जो गलत सोच को पकड़ लेता है, जो अपने दिमाग को बिना इमोशन के ऑब्जर्व कर सकता है। जैसे कोई साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट देखता है, जब कोई थॉट आता है तो उसे पहचानिए, यह तथ्य है या व्याख्या, यह सबूत पर आधारित है या डर पर, यह मुझे आगे ले जा रहा है या रोक रहा है। जब आप सवाल पूछना शुरू करते हैं, तब थॉट का जादू टूटने लगता है। जॉर्डन पीटरसन। क्लीन योर रूम सिर्फ कमरे की बात नहीं कर रहा था, वह दिमाग की गंदगी की बात कर रहा था। अव्यवस्थित विचार, अधूरे काम, टाले गए फैसले, ये सब मेंटल नॉइज पैदा करते हैं। जब आप छोटे स्तर पर ऑर्डर लाते हैं, तो दिमाग को सिग्नल मिलता है कि केओस कंट्रोल में है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आपका एनवायरनमेंट साफ होता है, तो सोच भी साफ होती है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एम्बॉडीड कॉग्निशन है। शरीर और दिमाग अलग नहीं है। जिस तरह आप बाहर ऑर्डर बनाते हैं, उसी तरह अंदर ऑर्डर बनता है। आपका दिमाग आपको बचाने के लिए डर दिखाता है, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में यह ओवर प्रोटेक्टिव हो चुका है। वह हर डिस्कंफर्ट को खतरा मान लेता है और फिर आपको रोकता है, ग्रोथ से, एक्सपोजर से, रिस्क से। जब आप अपने विचारों को रीप्रोग्राम करते हैं, तो आप खुद को झूठ नहीं बताते, आप खुद को ज्यादा सही बताते हैं। आप मानते हैं कि डर है, लेकिन डर
हमेशा सच नहीं होता। आप मानते हैं कि अनसर्टेनिटी है, लेकिन अनसर्टेनिटी हमेशा खतरा नहीं होती। आपका बेस्ट सेल्फ क्लियर सोच में रहता है। वह ड्रामा में नहीं रहता। वह इमोशनल स्टॉर्म में डिसीजंस नहीं लेता। वह पॉज करता है, ऑब्जर्व करता है, फिर चुनता है। यह अभ्यास एक दिन में नहीं होता। यह रोज का काम है। हर बार जब आप ऑटोमेटिक थॉट को पकड़ते हैं, आप थोड़ा मजबूत बनते हैं। हर बार जब आप कहानी बदलते हैं, आप अपना फ्यूचर बदलते हैं। याद रखिए, आप अपने विचार नहीं हैं। आप वह हैं जो अपने विचारों को देख सकता है। और जिस दिन आप ये सीख लेते हैं, उस दिन आपके दिमाग की सत्ता आपके हाथ में आ जाती है। चैप्टर 9, एम्ब्रेस प्रोडक्टिव डिस्कम्फर्ट। आप दर्द से भागते हैं। यह इंसानी स्वभाव है। दिमाग हर उस चीज से दूर जाना चाहता है जो असहज हो। लेकिन यही स्वभाव अगर बिना नियंत्रण के छोड़ दिया जाए, तो आपकी पूरी जिंदगी को छोटा बना देता है। आपका बेस्ट सेल्फ आराम की जगह पर नहीं मिलता। वह हमेशा डिस्कम्फर्ट के ठीक बाहर खड़ा होता है, इंतजार करता हुआ। आप सोचते हैं कि फ्रीडम का मतलब है जो मन करे वो करना। लेकिन सच ये है कि जो इंसान सिर्फ वही करता है जो अच्छा लगता है, वह धीरे धीरे अपने इम्पल्सिस का गुलाम बन जाता है। जोको विलिंग का वाक्य डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम सुनने में पैराडॉक्स लगता है, लेकिन गहराई से देखें तो यही नियम है। जिस इंसान ने डिस्कम्फर्ट चुनना सीख लिया, वही असली आज़ाद है। आज का दिमाग हर तरह के डिस्कम्फर्ट को खतरा समझ लेता है। ठंडा पानी, भूख, अकेलापन, आलोचना, असफलता, सब अलार्म बन जाते हैं। लेकिन आपका नर्वस सिस्टम इसी तरह इवॉल्व नहीं हुआ था। पुराने समय में डिस्कम्फर्ट सर्वाइवल का हिस्सा था। आज डिस्कम्फर्ट ग्रोथ का गेट है। स्ट्रेस इनोक्यूलेशन नाम की एक कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि थोड़ी नियंत्रित कठिनाई आपको भविष्य की बड़ी कठिनाइयों के लिए तैयार करती है। जो इंसान कभी वॉलंटरी स्ट्रेस नहीं लेता, वह एक्सीडेंटल स्ट्रेस में टूट जाता है। और जो रोज थोड़ा कठिन चुनता है, वह केओस में भी खड़ा रहता है। आप कोल्ड शावर से डरते हैं। ये डर पानी का नहीं है, ये कंट्रोल खोने का डर है। कुछ सेकंड के लिए भी दिमाग को यह पसंद नहीं आता कि वह कमांड में न रहे। लेकिन वही कुछ सेकंड दिमाग को सिखाते हैं कि सेंसेशन और खतरे में फर्क है। जब आप फास्टिंग करते हैं, तो शरीर भूख से नहीं मरता, लेकिन दिमाग पैनिक करता है। वह इमीडिएट रिवॉर्ड चाहता है। और जब आप उस इम्पल्स को नहीं मानते, तब पहली बार आप महसूस करते हैं कि आप अपने अर्जेस से अलग हैं। प्रोडक्टिव डिस्कम्फर्ट वह है जिसमें उद्देश्य हो। खुद को टॉर्चर करना ग्रोथ नहीं है, लेकिन जानबूझकर कठिन चुनना ट्रेनिंग है। कठिन कॉन्वर्सेशन करना, सच बोलना, नो कहना, सुबह बिस्तर छोड़ना जब मन न हो, ये सब छोटे एक्ट्स हैं, लेकिन इनका साइकोलॉजिकल वेट बहुत बड़ा है। विक्टर फ्रैंकल ने कहा था कि स्टिम्युलस और रिस्पॉन्स के बीच एक स्पेस होता है। उसी स्पेस में आपकी पावर होती है। डिस्कम्फर्ट उस स्पेस को बड़ा करता है। जितना आप डिस्कम्फर्ट सहते हैं, उतना बड़ा वह स्पेस बनता है। और जितना बड़ा स्पेस, उतनी ज्यादा चॉइस। आप अवॉइडेंस को सेफ्टी समझते हैं, लेकिन अवॉइडेंस एंग्जाइटी को बड़ा करता है। हर बार जब आप भागते हैं, दिमाग सीखता है कि खतरा सच में बड़ा था। और अगली बार वह और तेज अलार्म बजाता है। जब आप डिस्कम्फर्ट में रुकते हैं, दिमाग को नया डेटा मिलता है। यह दर्दनाक था, लेकिन मैं जिंदा हूं। यह कठिन था, लेकिन मैं टूटा नहीं। यही डेटा धीरे धीरे फियर सर्किटरी को रीवायर करता है। आपका बेस्ट सेल्फ फ्रैजाइल नहीं है, वह रेजिलिएंट है। और रेजिलियंस कंफर्ट से नहीं आती, वह कंट्रोल्ड एडवर्सिटी से आती है। वही एडवर्सिटी जो आप खुद चुनते हैं। आप सोचते हैं कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप कठिन चुनेंगे। ये उल्टा है। पहले आप कठिन चुनते हैं, फिर कॉन्फिडेंस पैदा होता है। कॉन्फिडेंस कोई फीलिंग नहीं है।
कॉन्फिडेंस मेमोरी है, उन पलों की जब आपने खुद को पीछे नहीं हटने दिया। हर बार जब आप डिस्कंफर्ट से बचते हैं, आप खुद को कमजोर सिग्नल भेजते हैं। और हर बार जब आप डिस्कंफर्ट को एम्ब्रेस करते हैं, आप खुद को भरोसा देना सिखाते हैं। आपको एक्सट्रीम बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस कंसिस्टेंट होना है। रोज एक छोटा डिस्कंफर्ट, इतना कि दिमाग रेजिस्ट करे लेकिन टूटे नहीं। यही स्वीट स्पॉट है जहां ग्रोथ होती है। मॉडर्न वर्ल्ड आपको हर तरफ से आसान रास्ते दिखाता है, लेकिन आसान रास्ते आपको आसान इंसान बना देते हैं। और आसान इंसान कभी अपने बेस्ट वर्जन तक नहीं पहुंचता। याद रखिए, आपका दर्द आपका दुश्मन नहीं है, वह आपका शिक्षक है। और जो इंसान डिस्कंफर्ट से सीखना शुरू कर देता है, वह जिंदगी से डरना बंद कर देता है। चैप्टर 10, द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। आप अपने बेस्ट सेल्फ की कल्पना एक बड़े बदलाव के रूप में करते हैं। एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। एक सुबह आप उठेंगे और अलग इंसान होंगे। यही भ्रम आपको वहीं रोके रखता है। असल जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन विस्फोट की तरह नहीं होती, वह घिसावट की तरह होती है। चुपचाप, धीरे धीरे, बिना शोर के। आप छोटी चीजों को महत्व नहीं देते। आप सोचते हैं कि यह तो मामूली है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन आपका पूरा भविष्य इन्हीं मामूली फैसलों से बना है। जो इंसान रोज थोड़ा बेहतर नहीं होता, वह रोज थोड़ा कमजोर होता है। न्यूट्रल कुछ नहीं होता। या तो आप ऊपर जा रहे हैं या नीचे। जेम्स क्लियर ने इसे कंपाउंड इफेक्ट की भाषा दी। 1% बेहतर हर दिन। सुनने में इनसिग्निफिकेंट लगता है, लेकिन दिमाग लीनियर सोचता है। वह कंपाउंड को नहीं समझता। वह आज का डिस्कंफर्ट देखता है, आने वाला फायदा नहीं। इसलिए वह टालता है। इसलिए वह शॉर्टकट्स खोजता है। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम सालों तक एवरेज थी। फिर उन्होंने रेडिकल बदलाव नहीं किए। उन्होंने मार्जिनल गेन्स चुने। सीट थोड़ी बेहतर, नींद थोड़ी साफ, खाना थोड़ा बेहतर, ट्रेनिंग थोड़ी स्ट्रक्चर्ड, हर जगह 1%। और वही टीम हिस्ट्री की सबसे डोमिनेंट टीम बन गई। यह कहानी स्पोर्ट्स की नहीं है, यह ह्यूमन पोटेंशियल की है। आप सोचते हैं कि मोटिवेशन आपको बदल देगी, लेकिन मोटिवेशन अनरिलायबल है। वह मूड पर निर्भर करती है, और मूड केमिस्ट्री पर। सिस्टम्स मूड पर नहीं चलते। सिस्टम्स बोरिंग होते हैं, लेकिन वही काम करते हैं। आपका बेस्ट सेल्फ डिसिप्लिन से नहीं बनता, वह सिस्टम से बनता है। जब डिसीजन ऑटोमेटिक हो जाता है, तब एनर्जी बचती है। जब आपको रोज तय नहीं करना पड़ता कि क्या करना है, तब आप उसे करते हैं। आप एक दिन बहुत अच्छा करते हैं, फिर 3 दिन कुछ नहीं, फिर गिल्ट, फिर से स्टार्ट। यह साइकिल ही आपकी आइडेंटिटी को तोड़ती है। सिस्टम्स आइडेंटिटी को स्टेबलाइज करते हैं। आप वही बनते हैं जो आप कंसिस्टेंटली करते हैं, न कि जो आप कभी कभी करते हैं। छोटी आदतें छोटी नहीं होती, वे छोटी दिखती है, लेकिन वे बड़ी दिशा तय करती है। एक दिन जिम जाना कुछ नहीं लगता, लेकिन जिम छोड़ने की आदत बनना बहुत कुछ बदल देता है। एक दिन जंक खाना मामूली लगता है, लेकिन रोज जंक नॉर्मल बन जाना कैरेक्टर बदल देता है। आप एफर्ट को ओवर वैल्यू करते हैं और कंसिस्टेंसी को अंडर वैल्यू। आप सोचते हैं कि आज बहुत मेहनत कर लूं, लेकिन असल शक्ति वहां है जहां आप बिना सोचे रोज वही करते हैं। रेपिटेशन पर्सनैलिटी बनाती है। आपके सिस्टम्स आपको बचाते हैं जब आप थके होते हैं, जब मूड खराब होता है, जब लाइफ मैसी होती है। उस दिन डिसिप्लिन फेल कर सकती है। सिस्टम नहीं, मेक इट ऑब्वियस इट एज अट्रैक्टिव, इजी, सेटिस्फाइंग। ये रूल्स बिहेवियर के हैं, मोरालिटी के नहीं। दिमाग रिवॉर्ड से चलता है, लेक्चर से नहीं। अगर आपका सिस्टम दिमाग के खिलाफ है, तो दिमाग जीतेगा। आप एनवायरनमेंट बदलते नहीं, फिर खुद को ब्लेम करते हैं। अगर अच्छी आदत डिफिकल्ट है और बुरी आदत आसान है, तो रिजल्ट पहले से तय है। बेस्ट सेल्फ लक से नहीं बनता, वह डिजाइन से बनता है। आपको जायंट लीप की जरूरत नहीं है,
आपको डायरेक्शन की जरूरत है। सही डायरेक्शन में छोटी चाल भी आपको दूर ले जाती है। गलत डायरेक्शन में तेज दौड़ भी आपको भटका देती है। हर दिन आप एक वोट डालते हैं उस इंसान के लिए जो आप बन रहे हैं। एक वर्कआउट एक वोट है, एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन एक वोट है, एक डिस्ट्रैक्शन एक वोट है। टाइम के साथ वोट्स जमा होते हैं और आइडेंटिटी डिक्लेयर हो जाती है। आपका बेस्ट सेल्फ किसी दिन अचानक नहीं आता। वह रोज आपके छोटे फैसलों में क्वाइटली बिल्ड होता है। और जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तब समझ आता है कि बदलाव चुपचाप हो चुका है। चैप्टर 11, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, लेकिन आप अपने बारे में जो कहानी सुनाते हैं उसे बदलने से डरते हैं। आप कहते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं धीरे धीरे बन जाऊंगा, मैं अभी वैसा नहीं हूं। और यही वाक्य आपकी असली जेल बन जाते हैं, क्योंकि इंसान वही करता है जो वह मानता है कि वह है। ज्यादातर लोग गोल्स पर काम करते हैं, कुछ लोग सिस्टम्स बनाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग आइडेंटिटी पर काम करते हैं। जबकि असली बदलाव वहीं से शुरू होता है। आप जिम इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि आप लेजी हैं। आप जिम इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि अंदर से आप खुद को मैं फिटनेस वाला इंसान नहीं हूं मानते हैं। आप बिहेवियर को फोर्स कर सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी को फोर्स नहीं कर सकते। आइडेंटिटी एविडेंस से बनती है, छोटे छोटे एक्शन से। हर बार जब आप वही करते हैं जो आपका पुराना सेल्फ करता था, आप उसी आइडेंटिटी को मजबूत करते हैं। और हर बार जब आप अलग चुनते हैं, आप एक नई आइडेंटिटी को वोट देते हैं। जेम्स क्लियर ने एक सीधी बात कही थी, गोल्स रिजल्ट बदलते हैं, आइडेंटिटी बिहेवियर बदलती है। अगर आप कहते हैं मुझे लिखना है, तो यह फ्रेजाइल है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं राइटर हूं, तो यह स्टैंडर्ड बन जाता है। राइटर तब भी लिखता है जब मन नहीं होता। रनर तब भी दौड़ता है जब बारिश हो। आप सोचते हैं कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप आइडेंटिटी बदलेंगे। ये उल्टा है। पहले एक्शन आता है, फिर आइडेंटिटी आती है। कॉन्फिडेंस फीलिंग नहीं है, कॉन्फिडेंस मेमोरी है। उन पलों की जब आपने खुद को साबित किया। आप हर सुबह खुद को मिरर में देखते हैं, लेकिन आप सिर्फ चेहरा देखते हैं। आप नैरेटिव नहीं देखते। आप रोज अपने दिमाग में एक वॉइस चलाते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मेरे बस का नहीं है, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह सकता। यह वॉइस सच नहीं है, यह रेपिटेशन है। आइडेंटिटी फिक्स्ड नहीं होती, लेकिन आइडेंटिटी फ्रैजाइल भी नहीं होती। वह धीरे धीरे बनती है। हर हैबिट एक स्टेटमेंट है। देर तक सोना कहता है मैं इमीडिएट कंफर्ट वाला इंसान हूं। जल्दी उठना कहता है मैं लॉन्ग टर्म थिंकर हूं। कोई आपको देख नहीं रहा होता, लेकिन आपका सबकॉन्शियस देख रहा होता है। आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते। एफर्मेशंस तब तक काम नहीं करते जब तक उनके पीछे प्रूफ ना हो। अगर आप कहते हैं मैं डिसिप्लिन्ड हूं, लेकिन एक्शंस अलग हैं, तो दिमाग आप पर भरोसा नहीं करता। इसलिए आइडेंटिटी शिफ्ट क्वाइट होता है, लाउड नहीं। आपको ड्रामेटिक चेंज की जरूरत नहीं है, आपको अलाइनमेंट की जरूरत है। वह अलाइनमेंट जहां आपके एक्शंस और आपके सेल्फ इमेज धीरे धीरे एक जैसे हो जाते हैं। जब ये होता है तब एफर्ट कम लगता है, रेजिस्टेंस कम होती है। आप सोचते हैं कि हैबिट टूट गई। असल में आइडेंटिटी टूट रही होती है। एक हैबिट छोड़ना दर्द देता है, लेकिन आइडेंटिटी छोड़ना डरावना लगता है। इसलिए लोग कहते हैं बस आज नहीं किया, ताकि उन्हें यह न मानना पड़े कि वे पीछे जा रहे हैं। आपका बेस्ट सेल्फ वह नहीं है जो परफेक्ट है, वह है जो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंसी तभी आती है जब आइडेंटिटी स्टेबल होती है। स्टेबल आइडेंटिटी केओस में भी आपको पकड़ कर रखती है। आपको हर डोमेन के लिए एक आइडेंटिटी चाहिए, हेल्थ के लिए, वर्क के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए। लेकिन ये आइडेंटिटीज फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, रिजिड नहीं। मैं
डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, यूजफुल है। मैं कभी गलती नहीं करता, डेंजरस है। स्मॉल विंस आइडेंटिटी का सीमेंट है। एक छोटा वर्कआउट, एक ऑनेस्ट आवर ऑफ वर्क, एक डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन, ये मोमेंट्स छोटे लगते हैं, लेकिन दिमाग इन्हें स्टोर करता है और धीरे धीरे एक कंक्लूजन बनाता है, ये इंसान सीरियस है। आप वही बनते हैं जो आप खुद को साबित करते हैं, न कि जो आप खुद से कहते हैं। याद रखिए, आप हैबिट्स नहीं बदलते, आप आइडेंटिटी बनाते हैं। और जब आइडेंटिटी बदल जाती है, हैबिट्स अपने आप उसके पीछे चलने लगती है। चैप्टर 12, डिजाइन योर एनवायरनमेंट। आप खुद को स्ट्रांग समझना चाहते हैं, डिसिप्लिन समझना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर फैसले आप नहीं लेते, आपका एनवायरनमेंट लेता है। आप सोचते हैं कि आप कमजोर पड़ गए। असल में आप ऐसे माहौल में रह रहे हैं जो आपको कमजोर बनाता है। विल पावर को लोग बहुत रोमांटिसाइज करते हैं, लेकिन विल पावर लिमिटेड है। यह कोई इन्फिनिट रिसोर्स नहीं है। दिन भर छोटे छोटे फैसले लेते लेते यह घिस जाती है, और जब यह खत्म होती है, तब एनवायरनमेंट कमांड ले लेता है। वही एनवायरनमेंट जो आपके खिलाफ पहले से तैयार बैठा होता है। आप कहते हैं कि आज मैं फोन कम चलाऊंगा, लेकिन फोन आपकी जेब में है, स्क्रीन आपके सामने है, नोटिफिकेशंस चालू है। यह सेल्फ कंट्रोल की परीक्षा नहीं है, यह सेल्फ सैबोटाज है। आप खुद को ऐसे बैटलफील्ड में डालते हैं जहां हार पहले से तय है। नेवल रविकंठ ने एक बात कही थी, डिसिप्लिन उन लोगों के लिए है जिनके पास सिस्टम्स नहीं है। स्ट्रांग लोग खुद को टेम्पटेशन से नहीं लड़वाते, वे टेम्पटेशन को रास्ते से हटा देते हैं। यह कमजोरी नहीं है, यह इंटेलिजेंस है। आपका दिमाग क्यूज से चलता है, विजुअल क्यू, ऑडिटरी क्यू, स्पेशल क्यू। एक ही जगह बैठकर अगर आप एंटरटेनमेंट और काम दोनों करते हैं, तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। वह सीरियस मोड में नहीं जाता, वह सेफ्टी मोड में रहता है। और सेफ्टी मोड ग्रोथ का दुश्मन है। आप सोचते हैं कि हैबिट आपके अंदर है, लेकिन हैबिट अक्सर आपके आसपास होती है। वही कुर्सी, वही टेबल, वही समय। दिमाग पैटर्न पहचानता है और पैटर्न रिपीट करता है। इसलिए एनवायरनमेंट चेंज बिहेवियर चेंज से ज्यादा पावरफुल होता है। बीजे फॉग और जेम्स क्लियर दोनों यही बात अलग शब्दों में कहते हैं। अगर अच्छी आदत मुश्किल है और बुरी आदत आसान है, तो बुरी आदत जीतेगी। इसलिए लड़ाई कैरेक्टर की नहीं है, लड़ाई फ्रिक्शन की है। आप जंक इसलिए नहीं खाते क्योंकि आपको जंक पसंद है, आप जंक इसलिए खाते हैं क्योंकि वह दिखता है, पास है, रेडी है। हेल्थी फूड अक्सर दूर, अनप्रिपेयर्ड और बोरिंग होता है। फिर आप गिल्ट महसूस करते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट वही रहता है। आपका बेस्ट सेल्फ ऐसे माहौल में पैदा नहीं हो सकता जो आपके वर्स्ट इंपल्सेस को फीड करता हो। यह किसी मॉरल जजमेंट की बात नहीं है, यह डिजाइन की बात है। जिस तरह इंजीनियर्स ब्रिज डिजाइन करते हैं ताकि कोलैप्स ना हो, उसी तरह आपको अपनी जिंदगी डिजाइन करनी होती है। रूम बाय रूम ऑडिट करना कोई प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, यह साइकोलॉजिकल रीसेट है। आपका बेडरूम सिर्फ सोने के लिए होना चाहिए, आपका वर्क स्पेस सिर्फ काम के लिए। जब बाउंड्रीज क्लियर होती हैं, तो दिमाग भी क्लियर होता है। आप सोचते हैं कि मैं रेजिस्ट कर लूंगा, लेकिन रेजिस्टेंस एनर्जी खाता है, और एनर्जी लिमिटेड है। स्मार्ट लोग एनर्जी बचाते हैं, वे अननेसेसरी बैटल्स नहीं लड़ते। एनवायरनमेंट साइलेंट होता है, लेकिन कंसिस्टेंट होता है। वह रोज आपको एक ही डायरेक्शन में पुश करता है। अगर डायरेक्शन गलत है, तो थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन भी आपको बहुत दूर ले जा सकती है। डिफॉल्ट ऑप्शंस बहुत पावरफुल होती है। आप वही करते हैं जो इजीएस्ट होता है। इसलिए अगर डिफॉल्ट स्क्रोलिंग है, तो आप स्क्रोल करेंगे। अगर डिफॉल्ट रीडिंग है, तो आप पढ़ेंगे। बिहेवियर फ्रीडम से नहीं, डिफॉल्ट से बनता है। आप अपनी फेलियर को पर्सनैलिटी समझ लेते हैं, लेकिन कई बार वह सिर्फ बैड सेटअप होता है। एनवायरनमेंट बदलते ही वही इंसान बदल जाता है। फोकस बढ़ जाता है, डिसिप्लिन एफर्टलेस लगने लगता है।
आपको मॉन्क बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस इंटेंशनल बनना है। हर चीज को हटाना नहीं है, बस सही चीज को सामने रखना है और गलत चीज को दूर। आपका बेस्ट सेल्फ अकेले आपकी ताकत से नहीं बनेगा, वह आपके चारों तरफ के डिजाइन से बनेगा। और जिस दिन आप एनवायरनमेंट को अपने फ्यूचर के पक्ष में डिजाइन कर लेते हैं, उस दिन डिसिप्लिन बोझ नहीं रहता, वह नेचुरल हो जाता है। चैप्टर 18, चूज योर गेम वाइजली। आप जिंदगी को ऐसे खेलते हैं जैसे हर खेल एक जैसा हो। आप हर अपॉर्चुनिटी पर कूदते हैं, हर रास्ते को ट्राई करते हैं और अंत में थक जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी में जीतने से पहले यह तय करना पड़ता है कि आप कौन सा खेल खेल रहे हैं। गलत खेल में दुनिया का सबसे मेहनती इंसान भी हार जाता है। आप मेहनत को वर्चू समझते हैं, लेकिन मेहनत बिना दिशा के सिर्फ एग्जॉशन है। हर गेम के रूल्स अलग होते हैं, हर गेम का स्कोरबोर्ड अलग होता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे खेल में सालों लगा देते हैं जिसमें वे कभी जीत ही नहीं सकते। रॉबर्ट ग्रीन इसे लाइफ टास्क कहता है। मतलब वह काम जिसके लिए आप नेचुरली खींचते हैं, वह काम जिसमें आप समय भूल जाते हैं, वह काम जिसमें पेन भी मीनिंगफुल लगता है। यह टास्क अक्सर बचपन से संकेत देता है, लेकिन लोग इसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि यह इमीडिएटली रिवॉर्ड नहीं देता। आप सोसाइटी का खेल खेलते हैं। स्टेटस, वैलिडेशन, कंपैरिजन, यह फाइनाइट गेम्स हैं। इनमें जीत किसी और की हार से आती है और इसलिए इनमें शांति नहीं मिलती। फाइनाइट गेम में आप कभी सेटिस्फाइड नहीं होते क्योंकि हमेशा कोई आगे होता है। इन्फिनिट गेम्स अलग होते हैं। इनमें कोई फाइनल जीत नहीं होती। इनमें मास्टरी होती है, क्राफ्ट होता है, ग्रोथ होती है। राइटिंग, टीचिंग, बिल्डिंग, क्रिएटिंग, ये इन्फिनिट गेम्स हैं। इनमें आप खुद से compete करते हैं और यही गेम्स बेस्ट सेल्फ को जन्म देते हैं। नेवल राविकंड स्पेसिफिक नॉलेज की बात करता है। वह नॉलेज जो आपको स्कूल नहीं सिखाता, जो किताबों से नहीं मिलती, जो आपकी क्यूरियोसिटी, आपकी एक्सपेरिमेंटेशन, आपकी ऑब्सेशन से बनती है। यह नॉलेज रेयर होती है और रेयर चीजों का रिवॉर्ड अलग लेवल का होता है। आप शॉर्टकट ढूंढते हैं, क्विक सक्सेस, वायरल मोमेंट, ओवरनाइट फेम, लेकिन शॉर्टकट रॉन्ग गेम का संकेत है। रियल गेम्स स्लो होते हैं, साइलेंट होते हैं और शुरुआत में बोरिंग लगते हैं। यही रीजन है कि ज्यादातर लोग बीच में छोड़ देते हैं। 10,000 आवर्स डजन आवर्स रूल को लोग गलत समझते हैं। यह समय की बात नहीं है, यह कमिटमेंट की बात है। 10,000 आवर्स गलत गेम में बिताने से आप सिर्फ थकेंगे। सही गेम में बिताने से आप डेंजरस बनते हैं। आपको यह तय करना होगा कि आप कंपटीशन वाले खेल में हैं या क्रिएशन वाले खेल में। कंपटीशन में आप किसी और को हराने पर डिपेंडेंट होते हैं। क्रिएशन में आप अपने स्टैंडर्ड बनाते हैं। क्रिएशन ऑटोनॉमी देता है, कंपटीशन एंजाइटी देता है। आप टेस्टिंग से डरते हैं, लेकिन छोटे एक्सपेरिमेंट्स क्लैरिटी देते हैं। 2 हफ्ते किसी स्किल पर पूरी तरह फोकस करना, बिना प्रेशर के, बिना पब्लिक अनाउंसमेंट के, सिर्फ यह देखने के लिए कि आप अंदर से क्या महसूस करते हैं। एक्साइटमेंट या रेजिस्टेंस, एनर्जी या ड्रेन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वह प्राइस है जो आप हर यस के साथ चुकाते हैं। हर यस कई नो छुपाता है, लेकिन लोग यह नहीं देखते। वे सिर्फ विजिबल रिवॉर्ड देखते हैं, इनविजिबल कॉस्ट नहीं। आप मल्टी टैलेंटेड है। यह गिफ्ट भी है और कर्ज भी। अगर आप फोकस नहीं चुनते तो आपकी एनर्जी बिखर जाती है, बट अगर आप सही गेम चुन लेते हैं तो आपकी सारी एबिलिटीज एक दिशा में अलाइन हो जाती है। आपका बेस्ट सेल्फ उस जगह पर नहीं बनता जहां सब जा रहे हैं, वह वहां बनता है जहां आप यूनिकली यूजफुल हो सकते हैं। यूनिक मतलब अलग नहीं, यूनिक मतलब रेयर कॉम्बिनेशन। आपको सबसे पहले यह तय करना होगा कि आप किस स्कोरबोर्ड पर खेल रहे हैं। मनी, इम्पैक्ट, मास्टरी, फ्रीडम, सब एक साथ नहीं मिलते।
ट्रेड ऑफ्स होते हैं। मैच्योर लोग ट्रेड ऑफ्स एक्सेप्ट करते हैं। आप देर से नहीं हैं, आप बस अभी तक रॉन्ग गेम खेल रहे थे। और यह रियलाइजेशन पेनफुल हो सकती है, लेकिन यह फ्रीडम भी देती है। याद रखिए, आपकी जिंदगी का आउटकम आपकी मेहनत से कम और आपके चुने हुए खेल से ज्यादा तय होता है। सही गेम चुनिए, बाकी चीजें अपने आप लाइन में आने लगती है। चैप्टर 14, डिलिबरेट प्रैक्टिस ओवर टाइम। आप बहुत काम करते हैं, लेकिन आप बेहतर नहीं बनते। यह सुनने में कड़वा लगता है, लेकिन यही सच्चाई है। ज्यादातर लोग सालों तक एक ही लेवल पर अटके रहते हैं। वे बिजी होते हैं, लेकिन डेंजरस नहीं बनते। और वे समझ ही नहीं पाते कि गलती कहाँ है। गलती मेहनत में नहीं है, गलती प्रैक्टिस के तरीके में है। आप रेपिटेशन को प्रैक्टिस समझ लेते हैं। रोज वही काम, वही स्टाइल, वही कंफर्ट। लेकिन डेलिब्रेट प्रैक्टिस कंफर्ट के बाहर होती है। वह आपको एक्सपोज करती है, आपकी कमजोरियों को सामने लाती है। और यही वजह है कि लोग उससे बचते हैं। एरिक्सन की रिसर्च यही बताती है। एक्सपर्ट्स और एवरेज लोगों में फर्क टैलेंट का नहीं होता, फर्क फीडबैक और डिस्कम्फर्ट का होता है। एक्सपर्ट लोग वही प्रैक्टिस करते हैं जिसमें वे फेल होते हैं। एवरेज लोग वही दोहराते हैं जिसमें वे सेफ महसूस करते हैं। आप एफर्ट से नहीं, अटेंशन से बेहतर बनते हैं। डिलिबरेट प्रैक्टिस का मतलब है कि आप एक स्पेसिफिक वीकनेस चुनते हैं और उसी पर काम करते हैं। बाकी सब नॉइज होता है। आप प्लेटो पर पहुंचते हैं और मान लेते हैं कि बस यही मेरी लिमिट है। लेकिन प्लेटो लिमिट नहीं होता। प्लेटो सिग्नल होता है कि आपने सीखना बंद कर दिया है। ग्रोथ ऑटोमेटिक नहीं है, उसे फोर्स करना पड़ता है। फीडबैक से लोग डरते हैं। क्रिटिसिज्म ईगो को चोट पहुंचाता है, लेकिन ईगो इंप्रूवमेंट का दुश्मन है। जब तक कोई आपको आपकी गलती नहीं दिखाता, आप इल्यूजन में रहते हैं कि आप ठीक कर रहे हैं। कैल न्यूपोर्ट कहता है कि जो लोग मास्टरी तक पहुंचते हैं, वे लंबे समय तक बोर्डम और फ्रस्ट्रेशन सहते हैं। कोई अप्लॉज नहीं, कोई वैलिडेशन नहीं, सिर्फ स्लो रिफाइनमेंट। आप चाहते हैं कि लोग आपको रिकॉग्नाइज करें, लेकिन मास्टरी रिकॉग्निशन से पहले बनती है। रिकॉग्निशन सिर्फ साइड इफेक्ट है। डेलिबरेट प्रैक्टिस अनकंफर्टेबल होती है क्योंकि वह आइडेंटिटी को चैलेंज करती है। वह आपको याद दिलाती है कि आप अभी बिगिनर हैं और बिगिनर होना ईगो को पसंद नहीं। आप इंटेंसिटी को ड्यूरेशन से कंफ्यूज करते हैं। 8 घंटे डिस्ट्रैक्टेड काम करने से बेहतर है 1 घंटा फोकस्ड डिलिबरेट प्रैक्टिस। क्वालिटी क्वांटिटी को बीट करती है। आप रूटीन से बाहर नहीं निकलते। वही मेथड, वही स्केड्यूल, लेकिन बॉडी और माइंड एडेप्टेशन चाहते हैं। जब तक आप चैलेंज नहीं बढ़ाते, सिस्टम इवॉल्व नहीं करता। कोचिंग पावरफुल इसलिए होती है क्योंकि कोच ब्लाइंड स्पॉट्स देख सकता है। सेल्फ स्टडी जरूरी है, लेकिन अकेले मास्टरी रेयर है। समवन अहेड ऑफ यू आपको शॉर्टकट नहीं देता, वह आपको वेस्ट से बचाता है। डेलिब्रेट प्रैक्टिस इमीडिएट प्लेजर नहीं देती, वह फ्यूचर आइडेंटिटी देती है। और यही ट्रेड ऑफ ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। आप सोचते हैं कि मोटिवेशन आपको कंसिस्टेंट रखेगी। मोटिवेशन फेड होती है। सिस्टम्स और पर्पस आपको टिकाए रखते हैं। टाइम बहुत पावरफुल है, लेकिन टाइम तभी काम करता है जब डायरेक्शन सही हो। रॉन्ग डायरेक्शन में 10 साल बिताना मास्टरी नहीं है। आप हर दिन थोड़ा अनकंफर्टेबल नहीं होते, तो आप स्टैग्नेट होते हैं। ग्रोथ पेन फ्री नहीं होती, लेकिन स्टैग्नेशन साइलेंट डिके है। आपका बेस्ट सेल्फ जीनियस से नहीं बनता, वह डेली फ्रिक्शन से बनता है। वह उस डिसिप्लिन से बनता है जहां आप वही प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपका ईगो भागना चाहता है। और अगर आप इनफ टाइम तक यही करते रहते हैं, तो एक दिन लोग कहेंगे यह तो नेचुरल है। उन्हें नहीं पता होगा कि इसके पीछे कितनी डेलिबरेट सफरिंग छुपी है। चैप्टर 15, बिल्ड योर मोनोपोली। आप कंपटीशन को नॉर्मल मान लेते हैं। आप सोचते हैं कि हर जगह भीड़ होगी, हर जगह लड़ाई होगी, हर जगह खुद को साबित करना पड़ेगा।
लेकिन सच ये है कि ये सोच आपको थका देती है। सबसे ताकतवर लोग कंपटीशन से नहीं जीतते, वे कंपटीशन से बाहर निकल जाते हैं। मोनोपोली शब्द सुनते ही लोगों को नेगेटिविटी याद आती है, लेकिन यहां मोनोपोली का मतलब मार्केट कंट्रोल नहीं है। यहां मोनोपोली का मतलब है ऐसी पोजीशन बनाना जहां आपकी तुलना किसी से न हो सके, जहां आप यूनिक यूनिक हो, जहां आप रिप्लेस न किए जा सके। रॉबर्ट ग्रीन कहता है कि लॉन्ग टर्म सोचो, फॉर्मलेस बनो। इसका मतलब है रिजिड आइडेंटिटी में मत फंसो। स्किल को इतना फ्लेक्सिबल बनाओ कि एनवायरनमेंट बदले तब भी आप रेलेवेंट रहो। नेवल रविकंठ ने स्किल स्टैकिंग का कॉन्सेप्ट दिया। एक स्किल आपको एवरेज बनाती है, दो स्किल्स आपको वैल्यूबल बनाती है, तीन स्किल्स आपको रेयर बना देती है। और रेयरिटी ही असली पावर है। आप सोचते हैं कि आपको बेस्ट बनना होगा, यह जरूरी नहीं है। आपको अलग बनना होगा। टॉप 1% बनना मुश्किल है। टॉप 10% कई चीजों में बनकर यूनिक कॉम्बिनेशन बनाना ज्यादा रियलिस्टिक है। आप आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स बना चुके हैं, आपने सिस्टम्स बना लिए हैं, आपने प्रैक्टिस सीखी है। अब अगला स्टेप है सिंथेसिस। अलग अलग एबिलिटीज को जोड़ना, जैसे साइकोलॉजी प्लस कम्युनिकेशन प्लस डिजिटल मीडिया, या टेक प्लस डिजाइन प्लस स्टोरी टेलिंग। यह कॉम्बिनेशन किसी क्लासरूम में नहीं सिखाया जाता। यह क्यूरियोसिटी से बनता है, एक्सपेरिमेंटेशन से बनता है, फेलियर से बनता है और टाइम लेता है। आप जनरलिस्ट बनकर फंस जाते हैं, सब कुछ थोड़ा थोड़ा, लेकिन डेप्थ नहीं। फिर आप स्पेशलिस्ट बनने की कोशिश करते हैं, सिर्फ एक चीज, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी खो देते हैं। मोनोपोली मिडल में बनती है, डेप्थ प्लस ब्रेथ के इंटरसेक्शन पर। रेपुटेशन कॉम्पाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती है। शुरुआत में स्लो, इनविजिबल, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी है तो एक पॉइंट के बाद एक्सेलरेट करती है। लोग आपको ढूंढते हैं, अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती है। आप क्विक विन चाहते हैं, लेकिन मोनोपोली क्विक नहीं होती। वह बोरिंग फेज से गुजरती है, सालों तक बिना रिकॉग्निशन के काम, बिना अप्लॉज के रिफाइनमेंट। 48 लॉज ऑफ पावर में एक बात क्लियर है, पावर नॉइजी नहीं होती, वह साइलेंट होती है, वह ऑब्वियस नहीं होती। जब तक लोग समझते हैं तब तक आप पोजीशन में होते हैं। निच डाउन करना डरावना लगता है। आपको लगता है कि ऑप्शंस कम हो जाएंगे, लेकिन निच क्लैरिटी देता है, फोकस देता है, आइडेंटिटी देता है। ब्रॉड अपील डाइल्यूटेड पावर देता है। आप वैल्यू देते हैं बिना इमीडिएट रिटर्न के। टीचिंग, शेयरिंग, बिल्डिंग इन पब्लिक, यह वीकनेस नहीं है, यह लॉन्ग टर्म ट्रैप सेटिंग है। लोग याद रखते हैं जिसने उनकी मदद की। आप रिप्लेसेबल इसलिए नहीं होते क्योंकि आप कमजोर हैं, आप रिप्लेसेबल होते हैं क्योंकि आप कॉमन हैं। कॉमन स्किल्स कॉमन रिवॉर्ड देती है। आपका मोनोपोली दूसरों को दबाने से नहीं बनता, वह खुद को शार्पन करने से बनता है। और जिस दिन आप ऐसी पोजीशन बना लेते हैं जहां लोग आपको कैटेगरी से नहीं, नाम से पहचानते हैं, उस दिन कंपटीशन इरेलेवेंट हो जाता है। यहीं से आप सिर्फ सफल नहीं होते, यहीं से आप अनस्टॉपेबल बनते हैं। चैप्टर 16, क्यूरेट योर इनर सर्कल। आप सोचते हैं कि आप अकेले स्ट्रांग बन सकते हैं, कि अगर आप डिसिप्लिन्ड हो गए, फोकस्ड हो गए, तो बाकी सब मैटर नहीं करेगा। लेकिन इंसान सोशल क्रीचर है। आप जितना भी खुद पर काम कर लें, आपका एनवायरनमेंट अंत में आपको खींच ही लेता है। और उस एनवायरनमेंट का सबसे शक्तिशाली हिस्सा होते हैं लोग। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, वे आपको शब्दों से नहीं, बिहेवियर से शेप करते हैं। उनकी आदतें आपकी आदतें बनती है, उनकी सीमाएं आपकी सीमाएं बनती है। यह इन्फ्लुएंस सटल होता है, लेकिन रिलेंटलेस होता है। जिम रोन ने कहा था कि आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। यह कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है, यह पैटर्न रिकॉग्निशन है। आप अगर दिन भर शिकायत करने वालों के साथ हैं, तो आप भी शिकायत करना शुरू कर देते हैं। अगर आप ग्रोथ फोकस्ड लोगों के साथ हैं,
तो आपका स्टैंडर्ड अपने आप ऊपर चला जाता है। आप टॉक्सिक लोगों को टॉलरेट करते हैं क्योंकि आप अकेलेपन से डरते हैं। आप सोचते हैं कि थोड़ा ड्रेन होना बेहतर है बजाय बिल्कुल अकेले होने के। लेकिन धीरे धीरे यह ड्रेन आपकी एम्बिशन, आपकी क्लैरिटी, आपकी एनर्जी सब खा जाता है। जॉर्डन पीटरसन ने एक बार कहा था कि अगर आप किसी कमरे में सबसे स्मार्ट इंसान हैं, तो आप गलत कमरे में हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको खुद को इंफीरियर महसूस कराना चाहिए। इसका मतलब है कि ग्रोथ के लिए आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जो आपको स्ट्रेच करे। आप लॉयल्टी को सेल्फ डिस्ट्रक्शन से कंफ्यूज करते हैं सिर्फ इसलिए कि कोई आपके पास्ट का हिस्सा था। इसका मतलब यह नहीं कि वह आपके फ्यूचर का भी हिस्सा होना चाहिए। लोग बदलते हैं, रास्ते बदलते हैं, और कभी कभी आगे बढ़ने के लिए पीछे छूटना जरूरी होता है। रॉबर्ट ग्रीन की एक लॉ है, इन्फेक्शन अवॉइड दी अनहैप्पी एंड अनलकी। ये हाश लगती है, लेकिन ट्रूथ हाश होता है। लगातार नेगेटिविटी कंटेजियस होती है। लगातार हेल्पलेसनेस आपके नर्वस सिस्टम को कमजोर कर देती है। आप सोचते हैं कि आप दूसरों को बदल लेंगे, लेकिन ज्यादातर मामलों में लोग आपको बदल देते हैं। इन्फ्लुएंस रेयरली इक्वल होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल विंस। और अगर आप अभी बिल्ड फेज में हैं, तो आपको प्रोटेक्शन चाहिए, बैटल नहीं। इनर सर्कल का मतलब भीड़ नहीं है। 2 या 3 सही लोग काफी होते हैं। ऐसे लोग जो एक्सक्यूजेस नहीं एक्सेप्ट करते, जो आपको सच बोलते हैं, जो आपकी पोटेंशियल को आपकी कंफर्ट से ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। आप सोशल स्किल सीखते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, लेकिन इनर सर्कल ऑडिट नहीं करते। कौन आपको पुश करता है, कौन आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, कौन आपकी एनर्जी बढ़ाता है, कौन उसे चुपचाप खा जाता है। डिस्टेंस बनाना क्रुएल्टी नहीं है, बाउंड्री बनाना हेट्रेड नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप किसी को एक्सप्लेन करने के लिए ऑब्लिगेटेड नहीं है कि आप क्यों बदल रहे हैं। आपके बेस्ट मोमेंट्स अक्सर उन्हीं लोगों के साथ होते हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं, न कि एंटरटेन। एंटरटेनमेंट शॉर्ट टर्म है, इंस्पिरेशन लॉन्ग टर्म शिफ्ट लाता है। आप मेंटोर ढूंढते हैं, लेकिन मेंटोर सिर्फ ज्ञान नहीं देता। मेंटोर प्रेजेंस देता है, स्टैंडर्ड देता है, आपको याद दिलाता है कि क्या पॉसिबल है। आप कंपटीशन नहीं ढूंढते, आप कैलिब्रेशन ढूंढते हैं, यह जानने के लिए कि नॉर्मल से ऊपर क्या होता है। आपका बेस्ट सेल्फ अकेले पैदा नहीं होता, वह सही लोगों के बीच शेप होता है। और जिस दिन आप अपने इनर सर्कल को कॉन्शियसली डिजाइन करना शुरू कर देते हैं, उस दिन आपकी ग्रोथ एक्सीडेंटल नहीं रहती, वह इनएविटेबल बन जाती है। चैप्टर 17, लर्न स्ट्रेटेजिक सोशल स्किल्स। आप सोशल स्किल्स को सरफेस लेवल पर देखते हैं। बोलना सीख लो, स्माइल कर लो, कॉन्फिडेंट दिखो। लेकिन सोशल वर्ल्ड इतना सरल नहीं है। हर इंटरेक्शन में पावर होती है, हर कॉन्वर्सेशन में डायनेमिक्स होती है, और जो इंसान इन्हें नहीं समझता, वह अननोइंगली खुद को कमजोर पोजीशन में रखता है। आप सोचते हैं कि अच्छे लोग हमेशा जीतते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अनअवेयर लोग अक्सर इस्तेमाल हो जाते हैं। स्ट्रेटेजिक सोशल स्किल्स का मतलब मैनिपुलेटिव होना नहीं है, इसका मतलब है अवेयर होना। यह जानना कि कौन क्या चाहता है और वह कैसे दिखा रहा है। रॉबर्ट ग्रीन ने पावर डायनेमिक्स पर हार्श ट्रूथ्स लिखे हैं, लेकिन उनकी कोर बात सिंपल है। लोग हमेशा लॉजिक से नहीं चलते, वे इमोशन, स्टेटस और इनसिक्योरिटी से चलते हैं। अगर आप ये नहीं समझते, तो आप कॉन्वर्सेशंस में पीछे रह जाते हैं। आप बहुत बोलते हैं, आपको लगता है कि इंप्रेशन बनाने के लिए ज्यादा कहना जरूरी है, लेकिन रियल इन्फ्लुएंस लिसनिंग से आता है। जब आप ध्यान से सुनते हैं, लोग खुद को इंपॉर्टेंट महसूस करते हैं, और जो इंसान किसी को इंपॉर्टेंट महसूस कराता है, वही मेमोरी में रहता है। डेल कार्नेगी ने यह बहुत पहले समझ लिया था। लोग आप में इंटरेस्ट नहीं लेते, लोग खुद में इंटरेस्ट लेते हैं। जब आप किसी को जेन्युइनली समझने की कोशिश करते हैं, तो रेजिस्टेंस गिर जाता है।
चरिज्मा कोई गिफ्ट नहीं है, यह प्रेजेंस है। आप जिस कमरे में जाते हैं, क्या आप वहां मेंटली होते हैं या बॉडी से सिर्फ खड़े होते हैं? फोन चेक करना, बेचैनी, जल्दी जवाब देना, ये सब लो प्रेजेंस सिग्नल है। आप ऑथेंटिसिटी को रॉ ऑनेस्टी समझ लेते हैं। सब कुछ बोल देना, बाउंड्रीज तोड़ देना, यह ऑथेंटिसिटी नहीं है, यह लैक ऑफ कैलिब्रेशन है। स्ट्रेटेजिक लोग जानते हैं कि कब कितना दिखाना है। डीप लिसनिंग एक रेयर स्किल है। बिना इंटरप्ट किए, बिना जजमेंट के, बिना अगले जवाब की तैयारी के सुनना, यह सामने वाले के नर्वस सिस्टम को काम करता है। ट्रस्ट वहीं बनता है। आप हर इंटरेक्शन को विन लूज समझते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सोशल पावर विन विन से बनती है। लोग उन्हें याद रखते हैं जिन्होंने उन्हें सम्मान दिया, न कि डोमिनेट किया। आप टोन अंडर एस्टिमेट करते हैं। शब्द से ज्यादा टोन याद रहता है। काम ग्राउंडेड टोन डोमिनेंस का सिग्नल देता है, ओवर एक्सप्लेनिंग इनसिक्योरिटी का। आप वैलिडेशन मांगते हैं, अप्रूवल सीख करते हैं, यह पावर लीक है। स्ट्रेटेजिक सोशल स्किल्स सेल्फ वैलिडेशन से शुरू होती है। जब आप खुद को अप्रूव करते हैं, लोग नेचुरली अलाइन करते हैं। साइलेंस पावरफुल होता है। हर पॉज ऑकवर्ड नहीं होता। कभी कभी साइलेंस सामने वाले को रिवील कर देता है। आप सोशल इंटरेक्शन को परफॉर्मेंस नहीं बनाते, आप कनेक्शन बनाते हैं। परफॉर्मेंस टायरिंग होती है, कनेक्शन सस्टेनेबल होती है। आप अपने वैल्यूज क्लियर रखते हैं। वैल्यूज क्लैरिटी सोशल क्लैरिटी लाती है। लोग कंफ्यूज नहीं होते कि आप कहां खड़े हैं। आप बाउंड्री सेट करते हैं, नो कहना सीखते हैं। हर यस चीप बनाता है, रेयर यस वैल्यू बनाता है। आप कॉन्फ्लिक्ट से भागते नहीं, आप उसे मैनेज करते हैं। रिस्पेक्टफुल डिसएग्रीमेंट ट्रस्ट बढ़ाता है। आप चार्म सीखते हैं, लेकिन सब्सटेंस नहीं छोड़ते। एम्प्टी चार्म शॉर्ट लिव्ड होता है। आप लोगों को मैनिपुलेट नहीं करते, आप डायनेमिक्स समझते हैं ताकि आप मैनिपुलेटेड न हो। आपका बेस्ट सेल्फ सोशल वर्ल्ड में नाइव नहीं होता, वह काइंड होता है, लेकिन ब्लाइंड नहीं। और जब आप स्ट्रेटेजिक सोशल स्किल्स सीख लेते हैं, तो आप लाउड नहीं होते, लेकिन आपकी प्रेजेंस इग्नोर भी नहीं की जा सकती। चैप्टर 18, गिव वैल्यू फर्स्ट। आप दुनिया से बहुत कुछ चाहते हैं, सम्मान, मौके, पहचान, भरोसा, लेकिन आपने कभी रुककर यह नहीं देखा कि आप दुनिया को क्या दे रहे हैं। ज्यादातर लोग लेने के माइंडसेट में जीते हैं। वे हर बातचीत, हर रिश्ता, हर नेटवर्किंग को ट्रांजैक्शन बना देते हैं और फिर हैरान होते हैं कि रिश्ते खोखले क्यों हैं। वैल्यू देने का मतलब सैक्रिफाइस नहीं है। वैल्यू देने का मतलब स्मार्ट लॉन्ग टर्म थिंकिंग है। नेवल रविकंठ ने कहा था कि जो इंसान वैल्यू क्रिएट करता है, वह इवेंचुअली वैल्यू अट्रैक्ट करता है। लेकिन यह गेम इम्पेशेंट लोगों के लिए नहीं है। इसमें सीड बोनी पड़ती है, हार्वेस्ट बाद में आता है। आप मदद इसलिए नहीं करते क्योंकि आप कमजोर हैं। आप मदद इसलिए करते हैं क्योंकि आप सिक्योर हैं। इनसिक्योर इंसान हर इंटरेक्शन में खुद को बचाता है। सिक्योर इंसान हर इंटरेक्शन में कुछ छोड़ जाता है। आप सोचते हैं कि पहले मुझे सफल होना पड़ेगा, फिर मैं दूसरों को वैल्यू दूंगा। यह उल्टा है। सक्सेस अक्सर वैल्यू देने के रास्ते में मिलती है, न कि उसके बाद। जिन लोगों ने आपकी जिंदगी में इंपैक्ट डाला है, वे इसलिए याद रहते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ दिया था, बिना मांगे। एडम ग्रांट की रिसर्च दिखाती है कि लॉन्ग टर्म में गिवर्स आउट परफॉर्म टेकर्स, लेकिन एक कंडीशन पर। गिवर्स डम नहीं होते, वे बाउंड्रीज रखते हैं। वे हर जगह नहीं देते, वे सही जगह देते हैं। आप टीचिंग से डरते हैं। आपको लगता है कि अगर आपने सब बता दिया तो आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। लेकिन सच ये है कि नॉलेज शेयर करने से अथॉरिटी बढ़ती है। जो इंसान सिखा सकता है, वही मास्टरी के करीब होता है। आप छोटे एक्ट्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं। एक ऑनेस्ट एडवाइस, एक इंट्रोडक्शन, एक रिसोर्स शेयर, एक एनकरेजमेंट, ये छोटे लगते हैं, लेकिन सोशल कैपिटल ऐसे ही बनता है। लाउड जेस्चर से नहीं, कंसिस्टेंट प्रेजेंस से।
मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि अच्छे इंसान पर बहस मत करो, बस अच्छे इंसान बनो। यह कोट सिंपल लगता है, लेकिन इसमें ईगो डेथ छुपा है। जब आप बिना क्रेडिट की एक्सपेक्टेशन के वैल्यू देते हैं, तब ईगो पीछे हटता है। आप रेसिप्रोसिटी की जल्दी करते हैं। आपने कुछ दिया और तुरंत रिटर्न चाहते हैं, लेकिन रियल पावर डिलेड रेसिप्रोसिटी में है। जब आप बिना एक्सपेक्टेशन देते हैं, लोग अनकॉन्शियसली डेट महसूस करते हैं, और डेट मेमोरी से जल्दी नहीं जाता। आप सोशल मीडिया को स्टेज बनाते हैं, लेकिन रियल वैल्यू स्पॉटलाइट के बाहर दी जाती है। पब्लिक प्रेज से ज्यादा प्राइवेट हेल्प असर करती है। आप जज करते हैं कि कौन वर्दी है, कौन नहीं। बट वैल्यू देने का मतलब सेलेक्टिव होना नहीं है। वैल्यू देने का मतलब कंसिस्टेंट होना है। सही लोग अपने आप फिल्टर हो जाते हैं। आप मेंटरशिप ढूंढते हैं, लेकिन मेंटरिंग नहीं करते। टीचिंग डाउनवर्ड फ्लो बनाता है। दैट फ्लो आपको ग्राउंडेड रखता है। ईगो इन्फ्लेट नहीं होने देता। आप हेल्प इसलिए नहीं करते कि लोग आपको पसंद करें। आप हेल्प इसलिए करते हैं क्योंकि यही आपकी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी बेस्ड जेनरोसिटी सस्टेनेबल होती है। आप सोचते हैं कि जेनरोसिटी आपको कमजोर बनाएगी, लेकिन जेनरोसिटी कंबाइंड विद बाउंड्रीज डोमिनेंस बनाती है। लोग उस इंसान का सम्मान करते हैं जो दे सकता है, लेकिन मजबूरी में नहीं। आप कंपटीशन माइंडसेट से बाहर आते हैं। वैल्यू देने वाला इंसान स्केर्सिटी में नहीं जीता, वह अबंडेंस में जीता है, और अबंडेंस अट्रैक्टिव होती है। आप धीरे धीरे नोटिस करते हैं कि लोग आपको कॉल करने लगे हैं, एडवाइस के लिए, डायरेक्शन के लिए, पर्सपेक्टिव के लिए। आपने कभी आस्क नहीं किया, आपने बस दिया। आपका बेस्ट सेल्फ फेम से नहीं बनता, वह ट्रस्ट से बनता है। और ट्रस्ट तब बनता है जब आप बिना शोर किए दूसरों की जिंदगी में कुछ सॉलिड छोड़ जाते हैं। चैप्टर 19, फाइंड योर एग्जिस्टेंशियल वाई। आप दिन भर व्यस्त रहते हैं, लेकिन अंदर कहीं एक खालीपन रहता है। आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं जानते कि किस दिशा में। यह थकान शरीर की नहीं है, यह थकान अर्थ की है। जब इंसान को यह नहीं पता होता कि वह क्यों जी रहा है, तब हर काम बोझ बन जाता है, चाहे वह कितना भी सफल क्यों ना दिखे। विक्टर फ्रैंकल ने एक बात बहुत साफ कही थी, इंसान खुशी से नहीं टूटता, इंसान अर्थ की कमी से टूटता है। जिसने अपने जीवन का क्यों पकड़ लिया, वह किसी भी कैसे को सह सकता है। यह कोट मोटिवेशनल नहीं है, यह सर्वाइवल मैनुअल है। आप सोचते हैं कि मीनिंग आपको तब मिलेगी जब आप सेटल हो जाएंगे, जब पैसा आ जाएगा, जब रिस्पेक्ट मिल जाएगी। लेकिन मीनिंग एंड में नहीं मिलती, मीनिंग रास्ते में चुनी जाती है। हर बार जब आप कठिन के बावजूद सही चुनते हैं, तब मीनिंग बनती है। मॉडर्न लाइफ ने कंफर्ट तो दिया है, लेकिन सैक्रिफाइस छीन लिया है। और बिना सैक्रिफाइस के मीनिंग नहीं बनती। मीनिंग हमेशा किसी बोझ के साथ आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, कंट्रीब्यूशन के साथ, पेन के साथ। आप नाइलिज्म के करीब इसलिए जाते हैं क्योंकि आपके पास फाइट करने लायक कारण नहीं है। जब कोई बड़ा क्यों नहीं होता, तब छोटा सा दुख भी अनबेरेबल लगने लगता है। लेकिन जिस इंसान के पास कारण होता है, वह सफरिंग को पर्पस में बदल देता है। जॉर्डन पीटरसन कहता है कि अपना बोझ चुनो, लाइफ अपने आप में दुख लाएगी। सवाल यह नहीं है कि दुख होगा या नहीं, सवाल यह है कि आप किस दुख को चुनते हैं, कंफर्ट का दुख या रिस्पॉन्सिबिलिटी का दुख। मीनिंग 3 जगहों से आती है, क्रिएशन से, एक्सपीरियंस से, और एटीट्यूड से। जब आप कुछ बनाते हैं, कुछ देते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, तब आप खुद से बाहर निकलते हैं। जब आप ब्यूटी, लव, ट्रूथ को अनुभव करते हैं, तब जीवन भारी नहीं लगता। और जब सफरिंग आती है, तब आप उसे कैसे देखते हैं, वही आपका चरित्र बनाता है। आप मीनिंग को फीलिंग समझ लेते हैं, लेकिन मीनिंग अक्सर अनकंफर्टेबल होती है। वह आपको चुनौती देती है,
वह आपसे मांग करती है, वह आपको बदलती है। हैप्पीनेस सॉफ्ट होती है, मीनिंग शार्प होती है। इकिगाई एक पॉपुलर फ्रेमवर्क है, लेकिन उसका डेप्थ अक्सर मिस हो जाता है। जो आपको पसंद है, जिसमें आप अच्छे हैं, जिसकी दुनिया को जरूरत है और जिससे आप जीविका कमा सकते हैं। यह ओवरलैप कोई स्प्रेडशीट से नहीं मिलता, यह एक्सपेरिमेंटेशन से मिलता है, ट्रायल और एरर से। आप सोचते हैं कि मीनिंग एक ही चीज होगी, लेकिन मीनिंग इवॉल्व करती है। जो मीनिंग आपको 20 की उम्र में ड्राइव करती है, वही 40 में नहीं करेगी। मैच्योर इंसान मीनिंग को रिजिड नहीं बनाता, वह उसे रिफाइन करता है। आप सफरिंग से भागते हैं, लेकिन सफरिंग न्यूट्रल है, वह डिस्ट्रॉय भी कर सकती है और ट्रांसफॉर्म भी। डिफरेंस एटीट्यूड का है। फ्रैंकल ने कैंप में यह देखा कि कुछ लोग टूट गए और कुछ लोग अंदर से बड़े हो गए। परिस्थिति एक थी, रिस्पॉन्स अलग था। आपका बेस्ट सेल्फ कंफर्ट में पैदा नहीं होता, वह उस पल में पैदा होता है जब आप कहते हैं, यह कठिन है, फिर भी मैं जिम्मेदारी लूंगा। मीनिंग एक्सटर्नल अप्लॉज से नहीं आती, वह इंटरनल अलाइनमेंट से आती है। जब आपका एक्शन, आपकी वैल्यूज और आपका सैक्रिफाइस एक लाइन में आ जाते हैं। आपको दुनिया को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना करना है कि रात को सोते समय आप खुद से आंख मिला सकें। और जिस दिन आपको यह समझ आ जाता है कि आपका जीवन सिर्फ आपके लिए नहीं है, बल्कि किसी चीज की सेवा के लिए है, उस दिन आपका एग्जिस्टेंशियल क्यों धीरे धीरे साफ होने लगता है। वह चिल्लाता नहीं, वह क्वाइटली खींचता है, और वही खिंचाव आपको आपके बेस्ट सेल्फ तक ले जाता है। चैप्टर 20, क्रिएट समथिंग दैट आउटलास्ट यू। एक दिन आप नहीं रहेंगे, यह डराने के लिए नहीं कहा जा रहा, यह क्लैरिटी देने के लिए है। जितनी जल्दी आप इस सच को स्वीकार करते हैं, उतनी जल्दी आपकी प्राथमिकताएं बदलने लगती है। ज्यादातर लोग ऐसे जीते हैं जैसे समय अनंत हो, और यही भ्रम उनकी जिंदगी को छोटा बना देता है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था कि जो कुछ हम करते हैं, वह या तो अभी धूल बन रहा है या जल्द ही बन जाएगा। नाम, पैसा, प्रशंसा सब अस्थाई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कुछ मायने नहीं रखता। इसका मतलब यह है कि वही चीज मायने रखती है जो आपके जाने के बाद भी सांस ले सके। आप लेगेसी को ईगो से जोड़ते हैं। बड़ी इमारतें, बड़ी पहचान, बड़े नाम, लेकिन लेगेसी अक्सर क्वाइट होती है। एक विचार जो किसी और की जिंदगी बदल दे, एक सिस्टम जो किसी और को रास्ता दिखा दे, एक इंसान जिसे आपने खड़ा कर दिया। एरिक एरिक्सन ने इसे जनरेटिविटी कहा। जीवन का वह चरण जहां इंसान सिर्फ लेने के लिए नहीं, देने के लिए जीता है, जहां फोकस अचीवमेंट से इंपैक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अगर यह शिफ्ट नहीं होता, तो इंसान अंदर से सूखने लगता है, चाहे बाहर कितना भी सफल दिखे। आप सोचते हैं कि पहले सब कुछ अपने लिए बनाना पड़ेगा, फिर दूसरों के लिए। लेकिन असली फुलफिलमेंट वहीं से आता है जहां आप खुद से आगे सोचने लगते हैं। बच्चों के रूप में, विचारों के रूप में, काम के रूप में। नेवल रविकंठ ने कहा था कि कोड और मीडिया परमिशनलेस लेवरेज है। इसका मतलब है कि आप बिना किसी से इजाजत लिए कुछ ऐसा बना सकते हैं जो दुनिया में फैल सके। एक किताब, एक वीडियो, एक आइडिया, एक फ्रेमवर्क। यह मॉडर्न एज की ताकत है। आप परफेक्शन का इंतजार करते हैं, लेकिन परफेक्शन डिले का दूसरा नाम है। जो लोग कुछ छोड़ जाते हैं, वे परफेक्ट नहीं होते, वे कंसिस्टेंट होते हैं। वे पब्लिश करते हैं, वे शेयर करते हैं। आप सोचते हैं कि आपकी आवाज छोटी है, लेकिन इम्पैक्ट साइज से नहीं आता, इम्पैक्ट सिंसेरिटी से आता है। एक ईमानदार विचार सही व्यक्ति तक पहुंच जाए तो वह चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है। आप क्रिएशन से डरते हैं क्योंकि क्रिएशन जजमेंट इनवाइट करता है, क्रिटिसिज्म, रिजेक्शन, इनडिफरेंस। लेकिन अगर आप जजमेंट के डर से कुछ नहीं बनाते, तो आप अपनी सबसे बड़ी क्षमता दबा देते हैं। आप कंजम्पशन में बहुत समय लगाते हैं,
पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन क्रिएट नहीं करते। कंजम्पशन कंफर्ट देता है, क्रिएशन रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ही मीनिंग बनाती है। आपका काम सिर्फ सर्वाइवल नहीं होना चाहिए। अगर आप रोज वही करते हैं जिससे दुनिया में कुछ नया नहीं जुड़ता, तो आप खुद को रिपीट कर रहे हैं, क्रिएट नहीं कर रहे। लेगेसी ओवरनाइट नहीं बनती, वह डेली चॉइसेस से बनती है। आप आज क्या छोड़ रहे हैं, आज क्या सिखा रहे हैं, आज क्या सुधार रहे हैं। आपको अमर होने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि जब आप जाए तो कुछ बेहतर छोड़ जाए। आपका बेस्ट सेल्फ तब पूरा नहीं होता जब आप बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। वह तब पूरा होता है जब आप कुछ ऐसा बना देते हैं जो आपके बिना भी चलता रहे। और जब आप यह समझ लेते हैं कि आपकी असली कीमत आपके जीवन की लंबाई में नहीं, बल्कि उसके प्रभाव में है, तब आप सिर्फ जीते नहीं, आप योगदान करते हैं। कंक्लूजन, द इंटीग्रेशन। अब जब आप यहां तक पहुंच चुके हैं, तो एक सच्चाई साफ हो जानी चाहिए। आपका बेस्ट सेल्फ कोई अलग इंसान नहीं है जो कहीं दूर आपका इंतजार कर रहा है। वह कोई फ्यूचर वर्जन नहीं है जिसे आप एक दिन डाउनलोड कर लेंगे। आपका बेस्ट सेल्फ वही है जो आप हर दिन बन रहे हैं, चुपचाप, बिना शोर के, अपने छोटे फैसलों के जरिए। आपने इस पूरी यात्रा में बहुत कुछ सुना, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, बायोलॉजी, हैबिट्स, स्किल्स, रिलेशनशिप्स, मीनिंग। लेकिन अगर यह सब आपके व्यवहार में नहीं उतरा, तो यह सिर्फ इंफॉर्मेशन रह जाएगा। और इंफॉर्मेशन अपने आप में किसी की जिंदगी नहीं बदलती। ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब अंडरस्टैंडिंग एक्शन बनती है। आप शुरू में मीनिंग ढूंढने आए थे। अब आप समझ चुके हैं कि मीनिंग कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। मीनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में छुपी होती है, उस बोझ में जिसे आप स्वेच्छा से उठाते हैं, उस दिशा में जिसे आप चुनते हैं, भले ही वह कठिन हो। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट किया, आपने अपनी नेचर को समझा, आपने जाना कि आपका दिमाग आपके खिलाफ नहीं है, बल्कि गलत ट्रेनिंग का शिकार है। आपने सीखा कि नींद, मूवमेंट, फोकस और थॉट पैटर्न्स कोई सॉफ्ट टॉपिक्स नहीं है, ये फाउंडेशंस है। इनके बिना कोई ऊंचा विचार टिक नहीं सकता। आपने डिस्कंफर्ट को दुश्मन मानना बंद किया। आपने हैबिट्स को मोटिवेशन से ऊपर रखा। आपने आइडेंटिटी को गोल से ऊपर रखा। आपने एनवायरनमेंट को कैरेक्टर से ऊपर रखा। यह समझ मैच्योर लोगों की समझ है। बिगिनर्स इंस्पिरेशन ढूंढते हैं, बिल्डर्स सिस्टम्स बनाते हैं। आपने स्किल्स चुनी, आपने मास्टरी को समझा, आपने मोनोपोली की दिशा देखी। आपने जाना कि रेयर बनने के लिए लाउड नहीं, कंसिस्टेंट होना पड़ता है। आपने सोशल वर्ल्ड को नाइव नजर से देखना छोड़ा। आपने वैल्यू देने की ताकत को समझा। और अंत में आपने मीनिंग और लेगेसी को छुआ, वहां जहां ईगो डिसॉल्व होने लगता है, वहां जहां सवाल बदल जाता है। मुझे क्या मिलेगा से मेरे जाने के बाद क्या बचेगा। अब सवाल यह नहीं है कि आप ये सब जानते हैं या नहीं। अब सवाल यह है कि आप कल सुबह क्या करेंगे। आप मोटिवेशन महसूस नहीं करेंगे, शायद आप डर महसूस करेंगे, डाउट आएगा, पुरानी आदतें आपको खींचेंगी। यही नॉर्मल है। चेंज रेजिस्टेंस के बिना नहीं आता। लेकिन अब आपके पास अवेयरनेस है। अवेयरनेस चॉइस देता है। आपका बेस्ट सेल्फ परफेक्ट नहीं होगा, वह कभी होगा भी नहीं। परफेक्शन पैरालिसिस लाता है। बेस्ट सेल्फ ऑनेस्ट होता है। वह जानता है कि वह कहां कमजोर है, और फिर भी वह भागता नहीं। आप डेली नॉन निगोशिएबल्स बनाते हैं। कोई हीरोइक रूटीन नहीं, सिंपल रिपीटेबल एक्शंस। एक तय वेकअप टाइम, थोड़ी मूवमेंट, एक डीप फोकस ब्लॉक, एक ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन, एक छोटा क्रिएशन एक्ट, एक रिफ्लेक्शन मोमेंट। यही दिन बनाता है। और दिन साल बनाते हैं। आप कंपैरिजन छोड़ते हैं। दूसरों की टाइमलाइन आपकी नहीं है। आप सिर्फ एक इंसान से compete करते हैं, कल वाले आपसे। यही कंपटीशन सस्टेनेबल है, नेबल है। आप पेशेंस सीखते हैं। कंपाउंड इफेक्ट दिखता नहीं है, वह महसूस भी नहीं होता।
लेकिन वह कभी फेल नहीं करता। जो लोग बीच में छोड़ देते हैं, वे कभी देख ही नहीं पाते कि वे कितने पास थे। आप फेलियर को फीडबैक बनाते हैं, शेम नहीं, आइडेंटिटी नहीं, बस डेटा। डेटा से सिस्टम सुधरता है। आप अकेले भी चलना सीखते हैं, क्योंकि हर फेज में साथ नहीं मिलता। एंड दैट्स ओके। बिल्डर्स अक्सर मिसअंडरस्टूड होते हैं। आप वैलिडेशन कम करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाते हैं, क्वाइट कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं। आप याद रखते हैं कि दुनिया आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बनी है, इसलिए फोकस लग्जरी नहीं है, फोकस डिफेंस है। आप ये भी समझते हैं कि आपका जीवन सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट नहीं है, वह सर्विस वो हो है, कंट्रीब्यूशन है, समथिंग बिगर देन यू। और एक दिन, बिना कोई ड्रामेटिक मोमेंट के, आप नोटिस करेंगे कि आप बदल चुके हैं। आपकी रिएक्शंस अलग है, आपकी बाउंड्रीज क्लियर है, आपकी एनर्जी स्टेबल है, आपकी डायरेक्शन फर्म है। लोग पूछेंगे, तुम बदल कैसे गए? और आपके पास कोई सिनेमैटिक जवाब नहीं होगा। आप बस कहेंगे, मैंने रोज सही चीज चुनी। यही सच है, यही बोरिंग सच है, यही पावरफुल सच है। आपका बेस्ट सेल्फ अप्लॉज से नहीं बनता, वह प्राइवेसी में बनता है, डिस्कंफर्ट में बनता है, कंसिस्टेंसी में बनता है। और अब आखिरी बात, जो मैं 15 साल के ऑब्जर्वेशन के बाद कह सकता हूं, आपको स्पेशल बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस सीरियस बनना है। सीरियस अपने स्टैंडर्ड्स को लेकर, सीरियस अपने समय को लेकर, सीरियस उस बोझ को लेकर जो आप उठाने को तैयार हैं। लाइफ शॉर्ट नहीं है, लाइफ प्रिसाइज है। और प्रिसीजन वही लोग समझते हैं जो हर दिन यूं नहीं जीते जैसे कल अपने आप बेहतर हो जाएगा। आप अभी शुरू करते हैं, छोटा, सादा, ईमानदार। यही रास्ता है, यही काम करता है, और यही आपको आपके बेस्ट सेल्फ तक ले जाता है।